एपिसोड 141। नहीं, मुझे नहीं छोड़ना। सिद्धार्थ का आज सुबह का व्यवहार देख मीरा आज अपने ऑफिस से काफी गुस्से में निकली थी। इसलिए वो ऑफिस से खुद से कार ड्राइव करके निकली थी। ड्राइवर ना लाने की वजह से ही अभी सिद्धार्थ कार ड्राइव कर रहा था, वहीं मीरा उसके हाथ को पकड़े हुए बैठी थी। शायद से मीरा को अभी भी यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। उसे कहीं ना कहीं ये डर था कि वह गलती से भी सिद्धार्थ का हाथ छोड़ती है तो सिद्धार्थ फिर से यहाँ से गायब हो जाएगा। मीरा का ऐसा व्यवहार देख सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, डू नॉट वरी वाइफ, इस बार मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मीरा का ऐसा रवैया देख सिद्धार्थ को यकीन था कि इन 7 सालों में किसी और ने उसका याद किया हो या नहीं, पर उसकी पत्नी ने उसे बहुत ज्यादा मिस किया था। मीरा का इतना प्यार खुद के देख सिद्धार्थ काफी खुश भी था। नहीं, मुझे नहीं छोड़ना, मुझे ऐसे ही रहना है अब पूरी जिंदगी। सिद्धार्थ के बातों का इतना जवाब देते हुए मीरा उसके हाथ को और कस के पकड़ उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। मीरा को ऐसे करते देख सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अपना कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर कार ड्राइव करने के बाद से अचानक से सिद्धार्थ मीरा से बोलता है, मुझे लगा था तुमने प्रेम की मदद की होगी, अब देखो कितना कुछ बिगाड़ दिया है। मुझे यकीन नहीं होता ये वही कंपनी है जिसे पहले मेरे डैड ने और बाद में मैंने इतना मेहनत करके खड़ा किया था, उसकी आज ये हाल हो गई है। इसे वापस से खड़ा करने में मुझे 1 साल से 2 साल लगने वाले हैं। अब तो इसके लिए नए इन्वेस्टर को लाने में भी मुझे बहुत समय लगने वाला है। प्रेम के फोन में सिद्धार्थ ने कंपनी के बारे में कुछ ही डिटेल्स सुने थे और बाकी का उसे प्रेम के कार और ठाकुर मैंशन में जाकर पता लगा था। कंपनी के बारे में पढ़ने के बाद सिद्धार्थ को ये पूरी तरह से पता चल गया था कि उसका कंपनी पूरी तरह से डूब चुका है। उसे फिर से खड़ा करने में सिद्धार्थ को लगभग 1 साल से 2 साल तो पक्का लगने वाले हैं। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ ने अपने मन की बात मीरा से पूछी थी, पर सिद्धार्थ के इस क्वेश्चन को सुन मीरा का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो मीरा के चेहरे पर थोड़ी देर पहले मुस्कान था वह तुरंत से गायब हो जाता है। मीरा को याद आने लगता है कि ठाकुर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में उसने भी कितना कुछ सहयोग दिया था। इसीलिए सिद्धार्थ को सुन मीरा कोई जवाब नहीं देती। मीरा के ऐसे जवाब न देने के बावजूद भी सिद्धार्थ उससे अपना यह सवाल दोबारा नहीं पूछता, क्योंकि वह जानता था कि अभी उसे बहुत से मौके मिलेंगे उसे अपने कंपनी को संभालने और पहले की ही तरह ठीक करने से पहले सिद्धार्थ को अभी बहुत कुछ ठीक करना था। कार में अभी एक शांति का माहौल था, पर जहां थोड़ी देर पहले मीरा के चेहरे पर जो मुस्कान था वह अभी टेंशन में बदल गया था। वह शांत से बैठी थी। कुछ देर बाद ही दोनों ऑफिस के पार्किंग में पहुंचते हैं। तुरंत से कार से बाहर निकल सिद्धार्थ मीरा की ओर की गेट खोलता, पर गेट खोलते ही मीरा का उदास चेहरे को देख सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ उसे समझाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये जो कुछ भी है वह सब मैं ठीक कर दूंगा, चाहे वह तुमसे रिलेटिव हो या मुझसे या मेरे कंपनी से, मैं सब संभाल लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। सिद्धार्थ की यह बातें सुन मीरा अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए अपना सिर हाँ में हिला देती है। सिद्धार्थ मीरा के पहले जाने का बोलता है क्योंकि वो अपना ड्रामा अभी 2 दिन और करने वाले थे। मीरा के जाते ही सिद्धार्थ अपना फोन निकाल किसी से बात करता है। दूसरी तरफ के आदमी का जवाब सुन सिद्धार्थ उसे ओके बोलकर फोन रख देता है। फोन रखने के बाद सिद्धार्थ अभी काफी टेंशन में दिख रहा था। मीरा का मूड थोड़ा देर पहले टेंशन में था, पर वो अभी वापस से नॉर्मल हो गई थी। ये सोचकर कि उसका सिद्धार्थ वापस आ गया है, अब वो भी सब कुछ संभाल लेगी। मीरा मुस्कुराते हुए अपने केबिन में काम करने लगती है, पर कुछ देर काम करने के बाद वो वापस से खिड़की से ऑफिस के अंदर देखने लगती है, पर उसे सिद्धार्थ नहीं दिखता। ये देख मीरा अपने ऑफिस में लगे सीसीटीवी फुटेज को ऑन कर देखती है तो पार्किंग में उससे बातें करने के बाद सिद्धार्थ किसी से फोन पर बात करते हुए वह से टैक्सी बुक करके कहीं चला गया था। सिद्धार्थ को ऐसे कहीं बिन बताए जाते देख मीरा सिद्धार्थ को कॉल लगाने का सोचती है, पर उसके पास तो उसका नंबर ही नहीं था, फिर वो कॉल कैसे करेगी। दूसरी तरफ अभी सिद्धार्थ ठाकुर इंडस्ट्रीज पहुंचता है तो अभी प्रेम अपने केबिन में बैठे हुए था, पर सिद्धार्थ के जाते ही तुरंत से उठ प्रेम सिद्धार्थ को बैठता है। बड़े भाई आप यहाँ, क्या आपको कुछ काम था? प्रेम को नहीं पता था कि सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आ गए हैं, इसलिए सिद्धार्थ को अपने केबिन में देख प्रेम चौंकते हुए पूछता है। सिद्धार्थ प्रेम के बातों का कोई जवाब न देते हुए बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। सिद्धार्थ का तो मन हो रहा था कि वह अभी अपने सामने बैठे इस लापरवाह इंसान को जमकर पीटे, क्योंकि इसने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी थी। सिद्धार्थ को कोई जवाब न देता देख प्रेम अभी उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी पॉकेट में रखा उसका फोन बजता है। फोन पर शो हो रही कॉल आईडी को देख सिद्धार्थ तुरंत से केबिन के बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब प्रेम वापस आता है
तो उसे सिद्धार्थ उसके ऑफिस के ड्रॉर में कुछ ढूंढते हुए दिखता है। सिद्धार्थ को ऐसे करते देख तुरंत से प्रेम उसके पास आकर बोलता है, बड़े भाई आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मुझे बताओ, मैं मदद कर देता हूँ। पैसे। सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बोलता है, पैसे? पर यहाँ फाइलों के बीच कौन सी पैसे मिलेंगे आपको? अच्छा आप मुझे बोलो, मैं आपको पैसे देता हूँ। प्रेम को नहीं पता था कि सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए सिद्धार्थ का ऐसा करना उसको समझ नहीं आ रहा था। पर प्रेम को ऐसे मुस्कुराते देख सिद्धार्थ का गुस्सा जो पहले से था वो अब ज्यादा बढ़ जाता है। सिद्धार्थ प्रेम की ओर बढ़ते हुए बोलता है, तुम मुझे पैसे दोगे? क्या तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ है? सब कुछ तो तुमने बर्बाद कर दिया है, कहाँ से होंगे पैसे तुम्हारे पास? सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुन प्रेम का शरीर कांपने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई पहले की तरह उस पर ऐसे क्यों चढ़ रहा है। प्रेम यही सब सोच रहा था कि तुरंत से सिद्धार्थ की बात सुन प्रेम चौंक जाता है। मुझे सिद्धार्थ ठाकुर के सेल्स वाले फाइल चाहिए। भाई के सेल्स वाले फाइल? प्रेम से इतना बोलने के बाद सिद्धार्थ जाकर चेयर पर बैठ जाता है। उसको ऐसे इंतजार करते देख प्रेम अपना वो फोन जो कब से उसके हाथ में था, जिस पर दूसरी तरफ से अभी भी कोई लाइन पर था, वो टेबल पर रख वो खुद उस ड्रॉ में से उस फाइल को खोजने लगता है। प्रेम के फोन पर अभी दूसरी साइड से कोई और नहीं मीरा थी। सिद्धार्थ को अपने ऑफिस से ऐसे कहीं जाते देख तुरंत से मीरा उसको फोन करने का सोचती है, पर उसके पास तो सिद्धार्थ का नंबर ही नहीं था। ये देख मीरा प्रेम को कॉल करती है, पर प्रेम से सिद्धार्थ के बारे में ये सुन कि वो अभी उसके ऑफिस में बैठा हुआ है, मीरा चौंक जाती है। जिसके बाद मीरा ने ही प्रेम को फोन न कट करने की सलाह दी थी, क्योंकि मीरा भी जानती थी कि सिद्धार्थ परेशान है। पर क्यों, उसे यह पता लगाना था। तुरंत से फाइल खोज प्रेम उसे निकालकर सिद्धार्थ के हाथ में दे देता है। प्रेम जानता था कि उसका ही भाई है, भले ही उसकी याददाश्त अभी चली गई है, पर वह उसका बात नहीं काट सकता था। देते हुए प्रेम सिद्धार्थ से पूछता है, पर आप इसका करने क्या वाले हो? बेचना है? बेचना है? ये सुनकर कि अभी सिद्धार्थ अपना शेयर्स बेचना चाहता है, प्रेम चौंक जाता है। वह तुरंत से सिद्धार्थ से पूछता है, पर क्यों, आपको इसे बेचने की क्या जरूरत है? एक काम करो, आप मेरे हिस्से के शेयर्स बेच दो, या फिर आप मुझसे बोलो आपको कितने पैसे चाहिए, मैं देता हूँ। पर प्रेम की इस बातों का कोई जवाब न देते हुए सिद्धार्थ वहां से उठ केबिन से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे जाते देख प्रेम उसे कितनी बार ही आवाज लगाता है, पर सिद्धार्थ ने उसकी एक न सुनी। दूसरी तरफ कॉल पर मीरा सिद्धार्थ का ये जवाब सुनने के बाद फोन कॉल समाप्त कर अभी अपने केबिन में बैठे हुए इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर सिद्धार्थ को अपनी शेयर्स भेजने की क्या जरूरत आ पड़ी। क्या उसके पास पैसे की कमी है या फिर कुछ और सिद्धार्थ की इतने पैसे क्यों चाहिए जिसके लिए उसे अपने शेयर बेचने पड़ रहे हैं। मीरा के पास ऐसे बहुत से सवाल थे, पर उन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन वह इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द जानना चाहती थी। तुरंत मीरा अपना फोन उठा एक नंबर डायल करती है, क्योंकि वही ये सब ऐसे नहीं देख सकती थी। एपिसोड 142 आखिर कहा गया सिद्धार्थ। प्रेम से सिद्धार्थ के बारे में जानने के बाद से मीरा ने सिद्धार्थ को कोई कॉल नहीं किया था। वह उसके बारे में सोच जरूर रही थी कि आखिर ऐसा क्या कुछ है जो सिद्धार्थ उससे छुपाना चाहता है। करीब 1 घंटे बाद मीरा के नंबर पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। ये नंबर सिद्धार्थ का था, जिसने उसे मैसेज किया था कि वह अभी स्कूल जा रहा है, क्योंकि उसे अभी वापस से ऑफिस आने में काफी वक्त लग जाएगा। सिद्धार्थ का ये मैसेज पर मीरा भी तुरंत से अपने केबिन से बाहर निकलती है, क्योंकि उसे भी तो ध्रुव को वापस लाना था। मीरा अपने केबिन से निकल ही रही थी कि उसे संध्या मिलती है। मीरा को इस वक्त अपने ऑफिस से निकलते देख संध्या भी जानती थी कि वह कहाँ जा रही है, इसलिए संध्या मीरा के साथ चलने लगती है। अक्सर ऐसा ही होता था, वह दोनों साथ जाकर ध्रुव को स्कूल से पिकअप करते थे। संध्या के साथ बैठी मीरा ये सोचते हुए मुस्कुराने लगती है कि कल होकर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वह और सिद्धार्थ भी हर रोज ऐसे ही अपने बेटे को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाया करेंगे, या फिर हो सकता है वह दोनों एक टाइम टेबल बना लेंगे जिसके अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटी अलग अलग बढ़ जाएगी। अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचते हुए मीरा खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती, पर तभी संध्या का नजर उस पर जाता है। मीरा को ऐसे मुस्कुराते देख संध्या उससे पूछती है, वैसे कुछ हुआ है क्या? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? नहीं कुछ नहीं, वो बस मैं ध्रुव के बारे में सोच रही थी, काफी शैताना हो गया है ना? पर मीरा की यह बात सुन संध्या कुछ सोचते हुए बोलती है, नहीं अभी तो मुझे वह काफी शांत शांत दिखता देता है। तूने क्या ये बात नोटिस नहीं किया? संध्या की यह बात सुन मीरा शांत हो गई। उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा। भला ये बात मीरा ने कैसे नोटिस नहीं की होती? वह ध्रुव की माँ है,
वह खुद देख रही थी। जब से सिद्धार्थ का उनके जीवन में वापसी हुआ है, तब से उसके बेटे का वह चुलबुला गायब हो गया है। वह पहले जैसा मस्ती भी नहीं करता, न ही उसे तंग कर रहा है। आजकल तो ध्रुव अकेले में घंटों भर बैठा रहता है। ध्रुव को ऐसे देख मीरा ज़्यादा वक्त उसके पास भी नहीं जानती थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था अभी ध्रुव की परेशानी की वजह सिर्फ सिद्धार्थ है। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए मीरा उदास हो गई थी, पर तुरंत से यह सोच कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाने वाला है, मीरा एक गहरी सांस लेती है। थोड़ी देर बाद ही मीरा की कार स्कूल के बाहर पहुंचती है। कार से निकलने के बाद मीरा अपने आसपास देखती है। वो सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी, पर उसे सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखता। लेकिन मैसेज में तो सिद्धार्थ ने यही कहा था कि वह स्कूल जा रहा है, क्योंकि उसे काफी लेट हो गया है। फिर वह कहाँ है? मीरा अभी यही सोच रही थी कि तभी संध्या उसे सामने की ओर इशारा करते हुए बोलती है, देख ध्रुव को कितना शांत सा रहने लगा है, क्यों ये सब कर एक बच्चे की चैन छीनना। तो उसे ये बोल दे कि वो उसका डैड नहीं कोई और है, कम से कम वो तो ठीक हो जाएगा ना। सामने से ध्रुव धीरे धीरे चलते हुए अपने ड्राइवर के हाथ में अपना स्कूल बैग दे कार की गेट खोल उसमें जाकर बैठ जाता है। ध्रुव का इतना उदास चेहरा और रिएक्शन देख मीरा और संध्या भी जाकर कार में बैठ जाते हैं। संध्या कार में बैठते ही ध्रुव से पीछे मुड़ पूछती है, अच्छा चैंप, आपकी वो फीमेल फ्रेंड्स नहीं दिख रही? सब बीमार है क्या? पर संध्या की यह बात सुनने के बाद भी ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। ध्रुव को ऐसे कुछ न बोलता देख मीरा संध्या से शांत रहने का इशारा कर अपने बेटे का सिर अपने गोद में सुलाते हुए उसे सहलाने लगती है। पूरे रास्ते कार में खामोशी थी। ध्रुव ने कुछ बोला नहीं। बाद में वो मीरा की गोद में सिर रखे हुए सो गया। मीरा अपने बेटे को गोद में उठा उसे बिस्तर पर ले जाकर सुला देती है। ध्रुव आज काफी उदास लग रहा था। ये देख मीरा ने सिद्धार्थ के बारे में भी आगे कुछ जानने की कोशिश न करते हुए अपने बेटे के पास उसे देखते देखते वह भी सो गई। वहीं दूसरी तरफ मीरा के जाने के तुरंत बाद सिद्धार्थ स्कूल पहुंचा था। वह काफी लेट हो गया था, क्योंकि उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना था। सिद्धार्थ के लेट होने की वजह से मिस्टी को काफी देर स्कूल के गेट पर ही इंतजार करना पड़ा था। स्कूल से मिस्टी को घर लाने के बाद से सिद्धार्थ अपने कमरे में बैठ लैपटॉप पर कुछ काम किए जा रहा था। उसको ऐसे काम करते देख अवंतिका बार बार उसके आसपास से गुजर ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सिद्धार्थ किस काम में लगा है, पर उसे कोई अंदाजा नहीं चल पा रहा था। ये देख अवंतिका मिस्टी के पास जा उसे सिद्धार्थ के साथ खेलने का लिए बोलती है, ताकि वह सिद्धार्थ का लैपटॉप चेक कर सके। डैडी चलो ना, हम बाहर खेलते हैं, मुझे बहुत मन कर रहा है आपके साथ खेलने का। मिस्टी के इस बात को सुन सिद्धार्थ लैपटॉप से अपना ध्यान हटा अपनी बेटी का हाथ खींच उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, अभी डैडी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो आपके साथ कल खेलेंगे। नहीं, मुझे अभी खेलना है, आप चलो वरना मैं आपको अपने पीएमटी में नहीं ले जाऊंगी। पीटीएम? मिस्टी की यह बात सुन सिद्धार्थ चौंकते हुए पूछता है। ये देख मिस्टी सिद्धार्थ के चेहरे को पकड़ते हुए बोलती है, बुद्धू डैडी, क्या आपके पेरेंट्स कभी आपके पीटीएम में स्कूल नहीं गए? वो आज से 2 दिन बाद हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसमें टीचर ने सभी के मम्मा डैडी को बुलाया है, रुको मैं दिखती हूँ। सिद्धार्थ से इतना बोल तुरंत से मिस्टी उस कमरे से बाहर निकल जाती है। मिस्टी को ऐसे जाते देख सिद्धार्थ को ध्यान आता है कि मिस्टी और ध्रुव तो एक ही क्लास में है, इसका मतलब 2 दिन बाद उसके बेटे के भी पीटीएम है। अभी सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था कि तुरंत मिस्टी उसके हाथ में अपनी स्कूल डायरी थमाते हुए बोलती है, देखो इसमें टीचर ने लिख भी दिया है कि आपको मेरे स्कूल आना है, पर मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगी क्योंकि आप मेरे साथ खेलने नहीं रहे। मिस्टी की क्या बात सुन सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसको अपने पास बैठाते हुए बोलता है, शैतान डैडी, यह जो कुछ भी कर रहे हैं यह अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए ही तो कर रहे हैं। फिर आपकी मामा और मैं दोनों आपके स्कूल में चलेंगे, अभी के लिए आप इसके साथ खेल लो। सिद्धार्थ मिस्टी की तरफ अपना मोबाइल फ़ोन बढ़ाते हुए बोलता है, क्योंकि मिस्टी हमेशा से ही सिद्धार्थ के फ़ोन में खेला करती थी, इसलिए फ़ोन मिलते ही वह तुरंत से खुश हो सिद्धार्थ के गालों पर किस दे वहां से बाहर चली जाती है। मिस्टी को ऐसे जाते देख सिद्धार्थ खुद में मुस्कुराते हुए बोलता है, इस बार तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ जरूर जाएंगे। ध्रुव इतना बोलते के बाद सिद्धार्थ की अंगुलियों और तेजी से दौड़ने लगती है उसके कीबोर्ड की स्क्रीन पर। हर रोज की तरह आज भी डाइनिंग टेबल पर बैठ मीरा अपने बेटे के साथ खाना खा रही थी। सोकर उठने के बाद भी ध्रुव ने मीरा से कुछ भी नहीं कहा था। ये देख मीरा ध्रुव से पूछती है, क्या तुम्हारे स्कूल में सब ठीक है? क्या तुमने होमवर्क बनाया? नहीं मम्मा, तुरंत से ध्रुव मीरा को जवाब देता है। ये देख मीरा चौंकते हुए अपने बेटे की ओर देखने लगती है। मीरा को ऐसे देखते देख ध्रुव अपना सिर नीचे किए ही बोलता है, वो मैं अगले 2 दिन स्कूल नहीं जाना चाहता।
ध्रुव की यह बात सुन मीरा खाना छोड़ अपने बेटे के पास आ उसका हाथ पकड़ उससे पूछती है, क्या हुआ? क्या अब मेरा ध्रुव इतना बड़ा हो गया है कि वो अब अपनी मम्मा से सब कुछ छिपाने लगा है? नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है, वो बस मेरा मन नहीं। मीरा के इतना बोलने के बाद भी ध्रुव उससे सच नहीं बोलता। ये बात मीरा भी समझ चुकी थी कि ध्रुव झूठ बोल रहा है, इसलिए ध्रुव को ऐसे बोलते देख मीरा उसका हाथ छोड़ वहां से उठते हुए बोलती है, मुझे लगता है अब तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। तो ठीक है, यही सही, अब मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। इतना बोलते हुए तुरंत से मिला सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर भागती है। मीरा को ऐसे बोलते देख ध्रुव को खुद में गिल्टी फील होता है कि आखिर उसकी मम्मा की इसमें क्या गलती है। वह बस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। यह सोच तुरंत से ध्रुव अपनी माँ के पीछे उस कमरे में जाता है। मीरा बैग पर बैठी थी, ये देख ध्रुव अपने स्कूल बैग खोल उसमें से अपना डायरी मीरा की ओर बढ़ाते हुए बोलता है, वो मेरे स्कूल में पीटीएम है। ध्रुव की यह बात सुनते ही तुरंत से मीरा अपने बेटे को अपने सामने बैठा उसके तरफ घूरते हुए पूछती है, पीटीएम? तो तुम इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहते क्योंकि तुमने फिर से किसी को पीटा है? क्या ये बात सच है? ध्रुव, तुमने इस बार फिर से किसी को मारा, इसलिए अब तुम अपना स्कूल नहीं जाना चाहते? ऐसा हर बार तथा ध्रुव पढ़ने लिखने में ठीक था, पर मीरा जब भी उसके पीटीएम में जाती थी तो उसे ध्रुव के अगेंस्ट कंप्लेंट मिलता, क्योंकि वह अपने स्कूल में मारपीट भी बहुत किया करता था। मीरा के बात सुन ध्रुव ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ये देख मीरा अपने बेटे की ओर देख उसे समझने की कोशिश करती है। ध्रुव अपना सिर नीचे झुके हुए था। कुछ सेकंड तक अपने बेटे को देखने के बाद ही मीरा को अचानक से इसके पीछे का वजह जैसे ही रियलाइज होता है, वह अपने बेटे को गले लगाते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पीटीएम में जरूर जाएंगे। पेरेंट्स? मीरा क्या बात सुन तुरंत से ध्रुव दोहराता है। ध्रुव की बातों का कोई जवाब न दे मीरा उसे बिस्तर पर सुलाने की कोशिश करने लगती है। रात के करीब 10 बजे मीरा ध्रुव के बगल में बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वह बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी कि शायद से सिद्धार्थ उसे अब फोन करके बताएगा कि आज वह ऑफिस से कहाँ गया था, पर सिद्धार्थ ने अब तक उसे कुछ भी नहीं बताया था। मीरा अभी यही सब सोचने में लगी थी कि तभी उसका फोन बजता है। फोन की घंटी की आवाज़ सुन मीरा तुरंत से अपना फोन उठाकर देखती है तो ये सिद्धार्थ का नंबर नहीं था, पर मीरा को इस नंबर से भी हर रोज फोन आया करता था। मीरा तुरंत से फोन उठाती है कि तभी दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ को सुन मीरा चौंकते हुए पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो कि सिद्धार्थ इतनी रात को अपने घर से कहीं निकला और तुम उसका पीछा भी नहीं कर पाए? आखिर मैं तुम्हें पैसा किसने दे रही हूँ? मीरा को ऐसे गुस्से में देख दूसरी तरफ से बात करने वाला वह आदमी काफी डर गया था। फिर भी वह मीरा को समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मैडम हमें लगा था ऐसा कुछ नहीं होगा, घर की सारी लाइट भी कटी हुई थी, पर जब हमारे सामने से मोटरसाइकिल स्टार्ट हुआ तब हमारी नज़र उस चेहरे पर गई। हमें पहले कन्फ्यूजन था कि वह सर है कि नहीं, इसलिए हमने उनका पीछा ना करके पहले घर में देखा। घर के अंदर जाकर पता चला कि वो सर ही थे। हमने कितना ढूंढा पर हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो गए किधर। क्या आपको कोई आइडिया है? उस डिटेक्टिव की बात सुन मीरा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, शट अप, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वहाँ क्यों रखती। एपिसोड 143। सिद्धार्थ ने किया अवंतिका का पर्दाफाश। अभी अवंतिका और नैना घर के ही लिविंग रूम में एक भी दूसरे की ओर घूरे जा रहे थे। जहां अवंतिका गुस्से में अभी नैना की ओर देखे जा रही थी, वहीं नैना अपनी दोस्त से अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर पहले अवंतिका के घर में सभी तरफ की लाइट कटी हुई थी, सिर्फ सिद्धार्थ के रूम को छोड़कर। सिद्धार्थ अभी अपना लैपटॉप बैग उठा उसे खोल कर देखता है तो उसने अभी सिर्फ पैसे थे। उन पैसों को देखने के बाद सिद्धार्थ तुरंत से वो बैग बंद कर उसे अपने कंधे पर लटका लेता है। वहीं सामने रहे हेलमेट को उठाने के बाद सिद्धार्थ जैसे ही आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र सो रही मिस्टी पर जाती है। मिस्टी को ऐसे आराम से सोते देख सिद्धार्थ उसके गालों पर किसकर अपने कमरे से निकालता है। सिद्धार्थ को नहीं पता था, पर पूरे दिन नज़र रखने के बाद भी अवंतिका को सिद्धार्थ के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया था, तो वह अभी भी जगे हुए घर के लिविंग हॉल में बैठे सिद्धार्थ के कमरे की ओर ही देखे जा रही थी, जहां अभी लाइट ऑन था। उसके साथ अभी नैना भी थी। अवंतिका नैना ने सिद्धार्थ के रूम के जल रहे लाइट को देखकर यह अनुमान लगा लिया था कि वह अभी भी सोया नहीं है, इसीलिए वह दोनों अभी लिविंग हॉल में ही बैठे हुए थे कि तभी उन्हें सिद्धार्थ के रूम का दरवाजा खुलते दिखता है। उसको ऐसे चोरों की तरह निकलते देख अवंतिका और नैना चौंक जाते हैं, पर वो कोई आवाजें नहीं करते। सिद्धार्थ ऐसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है। चारों तरफ अंधेरा था। सिद्धार्थ दबी पांव वह आगे बढ़ जाकर घर का मेन गेट की ओर बढ़ता है।
अभी वो गेट खोल पता कि उससे पहले ही लिविंग रूम का लाइट ऑन होता है। लाइट ऑन होने के बाद भी सिद्धार्थ नहीं रुकता, वह गेट खोल आगे बढ़ने लगता है। वही पीछे से अवंतिका बार बार सिद्धार्थ के लिए आवाजें लगाए जा रही थी। कार्तिक तुम कहाँ जा रहे हो? कार्तिक तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पर सिद्धार्थ ने उसकी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वह उसे अनसुना कर चुपचाप से आगे बढ़ता रहा। ये देख अवंतिका दौड़ते हुए सिद्धार्थ के सामने जा खड़ी होते हुए बोलती है, कार्तिक ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें इतनी देर से पीछे से आवाज दे रही, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है या तुम सुनना ही नहीं चाहते? अवंतिका की यह बातें सुन सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, कार्तिक कौन कार्तिक? जब मेरा नाम कार्तिक है ही नहीं तो मैं भला क्यों सुनूं? हाँ, अगर तुमने मेरा असली नाम लिया होता तो मैं तुम्हारी बात जरूर सुनता। सिद्धार्थ की यह बात सुन अवंतिका दंग रह गई, उसका चेहरा काला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ अभी उससे बोल रहा था वही खरा सिद्धार्थ। अवंतिका का ऐसा रिएक्शन देख बिल्कुल नहीं चौंका। सिद्धार्थ की बातें सुन अवंतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपना सब कुछ खोता हुआ महसूस हो रहा था। अवंतिका तुरंत से खुद को संभालते हुए सिद्धार्थ का हाथ पकड़ उससे बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, क्या तुम किसी के बहकावे में आ रहे हो? तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छा से बताती हूँ। इतना बोलते हुए अवंतिका सिद्धार्थ का हाथ खींच उसे घर के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगती है, पर सिद्धार्थ अपनी जगह से हिलता भी नहीं। अवंतिका को ऐसा करते देख सिद्धार्थ उसका हाथ गुस्से में उसके हाथ के ऊपर से हटाते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं क्या हूँ वह मुझे पता है। पिछले कितने ही सालों से मैं तुम्हारा हस्बैंड होने का नाटक कर लिया, अब मुझे लगता है तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, और हाँ, अगर अगली बार भूलकर भी मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना। अवंतिका को इतना बोलते हुए सिद्धार्थ आगे बढ़ने लगा। तभी सिद्धार्थ को कुछ ध्यान आता है और वह पीछे मुड़ वहीं खड़ी अवंतिका से बोलता है, अगर तुम्हें अब भी मेरे बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो तुम अपने दोस्त से मेरे बारे में पता कर सकती हो, या फिर मेरा लैपटॉप मेरे रूम में है। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ वही बाहर लगे बाइक को स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। सिद्धार्थ को अपने सामने से ऐसे जाते देख अवंतिका की आंखें भर जाती है, उसे अपना सब कुछ बिखरते हुए महसूस होता है। अब आगे अवंतिका अपने सामने बैठी नैना से गुस्से में पूछती है, ये सब क्या है? तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? और तुम उसके बारे में क्या जानती हो? वो मैं इतना बोलते हुए नैना की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि नैना यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यह जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हुआ है। जब मिस्टी, अवंतिका और सिद्धार्थ यहाँ पहली बार रहने आए थे तब से ही नैना ने नोटिस किया था कि अवंतिका को सिद्धार्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि आज अगर कार्तिक वापस आ जाए तो अवंतिका इस आदमी को भूल छोड़ देगी। वही सिद्धार्थ को ऐसे अकेले में ही खुद को जीते देख नैना सिद्धार्थ को पसंद करने लगी थी। करीब 4 दिन पहले जब नैना ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, तब उस दिन अवंतिका तो टाइम से अपने रूम में वापस चली गई थी। ड्रिंक के बाद लेकिन सिद्धार्थ अभी भी बैठे हुए कुछ सोचते हुए ड्रिंक किए जा रहा था। ये देख नैना को सही समय लगा था सिद्धार्थ के ऊपर ट्राई मारने का, पर नैना को बार बार खुद से चिपकते हुए देख सिद्धार्थ गुस्से में आकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए ये बोलता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आता? मैं तुम्हारे दोस्त का पति हूँ, अगर तुम्हारी दोस्त को ये पता चला तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? सिद्धार्थ की यह बातें सुन नैना का गुस्सा बढ़ गया और वह पहले से नशे में भी थी, इसीलिए खुद पर कंट्रोल ना होने की वजह से नैना ने उस दिन सिद्धार्थ को सब कुछ बता दिया था कि कैसे पिछले 7 सालों से अवंतिका उसे अपना फेक हस्बैंड बनाकर रखी हुई है, जबकि उनकी तो शादी अब तक नहीं हुई, और यह मिस्टी किसकी बेटी है और कार्तिक कौन है। यहाँ तक कि नैना ने शराब के नशे में उस दिन सिद्धार्थ को ये भी बता दिया था कि अवंतिका उसे एक मेडिसिन दे रही है, जिसकी वजह से उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। दूसरे सुबह जब नैना उठी तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगा था, ये सोचते हुए कि सिद्धार्थ भी नशे में था तो उसने शायद से उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा। पर आज सिद्धार्थ को अपने बारे में ये बोलते देख कि तुम अपने दोस्त से पूछ लेना, नैना को यकीन हो गया था कि वह सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ याद है। पर यह बातें नैना अवंतिका के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए अवंतिका की बातों का कोई जवाब न देते हुए नैना चुपचाप बैठी रही। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अवंतिका अभी गुस्से में बैठे हुए यही सब सोची जा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, वह कैसे सब कुछ संभालेगी, वह मिस्टी को क्या जवाब देगी। वही मीरा इस बात से परेशान थी कि सिद्धार्थ इतनी रात को आखिर मोटरसाइकिल से कहाँ गया।
मीरा ने अपने आदमियों को ये बोल तो दिया था कि वह सिद्धार्थ के बारे में पता लगाए, जल्द से जल्द उसे इन्फॉर्म करे, पर अब तक उसे कोई खबर नहीं मिली थी। जहां एक तरफ अवंतिका इस बात से परेशान थी कि कल से वह सब कुछ कैसे मैनेज करेगी, वह मिस्टी को क्या जवाब देगी, वह अपने भाई को क्या जवाब देगी। वहीं दूसरी तरफ मीरा सिद्धार्थ के ऐसे अचानक से कहीं जाने की वजह से परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ इतनी रात को आखिर कहाँ जा सकता है। आज अवंतिका और मीरा दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह के 7 बजे बज चुके थे, वहीं मीरा अब तक सोई हुई थी, क्योंकि अभी बस 2 घंटे पहले ही उसकी आंखें लगी थी। इसीलिए मीरा आज सुबह नहीं उठ पाई थी, पर ध्रुव आज अपनी माँ से पहले उठ गया था। अपनी माँ को ऐसे चैन की नींद सोते देख ध्रुव उन्हें परेशान न करते हुए खुद से आज सब कुछ कर लेता है। पर नाश्ता करने से पहले ध्रुव अपनी माँ के पास खड़े हो उसे उठाते हुए बोलता है, मम्मा क्या आप आज ऑफिस नहीं जाने वाली? ध्रुव की बातें सुन मीरा का नींद खुलता है। आंखें खुलते ही अपने बेटे को ऐसे स्कूल ड्रेस पहने देख मीरा चौंकते हुए वहीं बेड पर रखे अपने मोबाइल को उठा उसमें टाइम देखती है। ये देखने के बाद कि वह काफ़ी लेट हो गई है, मीरा अपने बेटे से पूछती है, बेटा आपको मुझे उठाना चाहिए था, मैं आपकी हेल्प कर देती। मीरा को ऐसे अभी भी नींद में देख ध्रुव मुस्कुराने लगता है। हर रोज यह वह करता था और आज उसकी माँ ध्रुव अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए मीरा से बोलता है, पर मैं तो तैयार हो चुका हूँ मम्मा, अभी बस नाश्ता करना बाकी है, आप जल्दी से नीचे आओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, अच्छे बच्चे देर नहीं किया करते। इतना बोल ध्रुव उस रूम से चला जाता है। ध्रुव के जाते ही कुछ सेकंड पहले ये दिखावा कर रही मीरा कि वह अभी भी सोना चाहती है, तुरंत से अपना फोन उठा, बिस्तर से उठ अपने फोन उठा, वापस से उस नंबर पर कॉल लगा देती है जिससे कल रात उसे कॉल आया था। फोन लगाते ही बिना दूसरी तरफ वाले की आवाज़ सुने मीरा बोलती है, क्या हुआ, कुछ पता चला? मीरा की यह बात सुन दूसरी तरफ से वह आदमी कुछ बोलता है जिससे सुन मीरा का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। मीरा गुस्से में बोलती है, उन लोगों की बातें सुन मेरे गुस्से में बोलती, तुम किसी काम के नहीं, मैं अभी तुम्हारे हेड से बात करती हूँ और अब अपना पैसा भी भूल जाना। एपिसोड 144 क्या है विक्रम का सच। मीरा अपने केबिन में परेशान बैठी हुई थी क्योंकि उसे सिद्धार्थ का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था कि तभी भी उसके केबिन में संध्या आती है। वो प्रेम तुझसे मिलने आया है, शायद से सिद्धार्थ के बारे में कुछ है। संध्या ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मीरा प्रेम से मीटिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर सिद्धार्थ का नाम लिया। सिद्धार्थ के नाम सुनते ही मीरा संध्या को प्रेम को भेजने का इशारा करती है। प्रेम जैसे ही मीरा के केबिन में आता है वह बिना देरी किए बोलता है, भाभी वो भाई, क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? कल से मैं उनका फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। प्रेम सिद्धार्थ को लेकर कितना घबराया हुआ था यह उसके चेहरे पर देखकर साफ साफ पता चल रहा था। प्रेम की बातें सुन मीरा कुछ सेकंड सोचने के बाद बोलती है, मैं खुद उसे कल से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना बोल मीरा वापस से अपने काम में लग जाती है। मीरा को ऐसे इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते देख प्रेम मीरा को समझाने की कोशिश करते हुए दोबारा से बोलता है, भाभी मुझे पता है आप भाई से नाराज हो या फिर आपको लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, पर मेरा यकीन मानिए वह आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। वह बस अपना अभी सब कुछ भूले हुए है, पर जिस दिन उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा वह वापस से सब ठीक कर देंगे। इस उम्मीद से कि शायद उसके इस बात को सुन मीरा कोई जवाब देगी, प्रेम मीरा की ओर देखते रहा, पर नहीं। प्रेम के इस बातों को सुनने के बाद भी मीरा के चेहरे के भाव नहीं बदले, वह जैसी थी वैसी ही रही। ये देख प्रेम को काफी गुस्सा आया, वह तुरंत वहां से उठ बाहर चला गया। प्रेम को ऐसे जाते देख मीरा अपने केबिन के गेट की ओर देख एक गहरी सांस ले खुद में बोलती है, वही तो पता नहीं कि वह ऐसा क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ स्कूल में ध्रुव की नज़र बार बार उसके सामने की उस खाली डेस्क पर जाती है जहां मिस्टी बैठती थी। हमेशा स्कूल आने वाली मिस्ट्री आज अपने स्कूल नहीं आई थी। मिस्ट्री भला स्कूल ऐसे कैसे मिस कर सकती है? क्या वह बीमार है या फिर कुछ ऐसा उसके साथ हुआ है? यही सब सोचते हुए आज ध्रुव का भी मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। वह बार बार उस डेस्क की ओर देखे जा रहा था। मिस्टी से ज्यादा ध्रुव अभी अपने डैड को लेकर सोच में था। हर रोज स्कूल आते वक्त या फिर जाते वक्त उसकी सिद्धार्थ से एक बार मुलाकात जरूर हो जाया करती थी, पर जब आज ये लड़की ही स्कूल नहीं आई है तो भला डैडी क्यों आएंगे? यही सब सोच ध्रुव आज काफी उदास था। पूरे दिन मीरा को ध्रुव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। अभी शाम के वक्त मीरा अपने रूम के बालकनी में बैठे हुए चांद की ओर देखते हुए कुछ सोचे जा रही थी कि तभी उसके बगल में आकर ध्रुव बैठ जाता है।
ध्रुव के बैठने के बाद भी मीरा का ध्यान उस पर नहीं जाता। ये देख ध्रुव तुरंत से खड़ा हो मीरा के सर को दबाते हुए बोलता है, मम्मा क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? अच्छा रुको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये बोलते हुए ध्रुव अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से मीरा के सिर को दबाने लगता है। मीरा तुरंत से ध्रुव का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए उसे अपने गोद में बैठा पूछती है, अब क्या चाहिए मेरे इस शैतान को, जो मम्मा पर इतना प्यार आ रहा है? कुछ नहीं मम्मा, वो बस ऐसे ही। इतना बोलते हुए ध्रुव मीरा की गोद से लिपट गया। ध्रुव को ऐसा करते देख मीरा मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहलाने लगती है। जहां मीरा सिद्धार्थ के लिए परेशान थी वही ध्रुव भी, पर ध्रुव ये बात मीरा से बताना नहीं चाहता था। आज का दिन दोनों का टेंशन में ही गुजरा सिद्धार्थ को लेकर। रात के करीब 2 बजे मीरा सोई हुई थी, वही उसके बगल में ध्रुव भी सोया हुआ था कि तभी मीरा का फोन बजता है। फोन की दूसरी रिंग से मीरा का नींद खुलता है तो वह फोन पर शो हो रही कॉल आईडी को देख थोड़ा चौंक जाती है। ये फोन रामू काका ने किया था। यह वही रामू काका है जिसके ऊपर मीरा ने अपने डैड के घर को छोड़ा था और वो उस घर की देखभाल करते थे। अगर आप मेरी ये कहानी शुरू से पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा। कोष्टक विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतनी रात को रामू काका ने उसे क्यों फोन किया, ये सोच मीरा थोड़ा परेशान हो जाती है। मीरा तुरंत से रूम का लाइट ऑन कर फोन उठाते हुए बोलती है, हेलो मीरा बिटिया, वो माफ़ी चाहता हूँ तुम्हें इतनी देर से फ़ोन करने के लिए, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर पाया। रामू काका ने यह बात बहुत घबराते हुए बोली थी, इसलिए उनकी यह बात सुन मीरा का नींद पूरी तरह से खुल जाता है। वह रामू काका से बोलती है, अंकल क्या आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता सकते हो? ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ बिटिया, वो मुझे पता है तुम अभी सोई हुई थी, पर बात ही ऐसी थी कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर पाया। वो जहाँ तक मैंने न्यूज में देखा था और तुमने भी यही कहा था कि सिद्धार्थ बाबू अब नहीं रहे, फिर आज वो अचानक से कैसे आ गए? रामू काका के इतना बात सुनते ही मीरा घबराते हुए पूछती है, सिद्धार्थ अंकल क्या सिद्धार्थ हुआ गया है? हाँ बिटिया, छोटे मालिक अभी कुछ देर पहले ही यहाँ आए थे। उन्हें देखकर तो पहले मैं चौंक गया था, मुझे लगा कोई बहरूपिया है, पर जब उनसे बातें हुई तो मुझे यकीन हुआ कि यह वही है। रामू काका की यह बात सुन मीरा एक राहत की सांस लेती है। वह बहुत कुछ पूछना चाहती थी, वह सिद्धार्थ से खुद ही बात करना चाहती थी कि इतना वो कहाँ गायब हो गया था वो कल रात से, पर अभी रात के 2 बजे उसे ये सब पूछना सही नहीं लगा। इसलिए मीरा रामू ही से बोलती है, तुम कल क्या उसने कुछ खाया? नहीं बिटिया, ठीक है अंकल आप उसे सोने दो, कल सुबह जैसे ही वह उठे आप मुझे कॉल लगाना। इतना बोलते हुए मीरा फोन रख देती है। सुबह के 7 बजे जहां अभी पूरी तरह से शहर के लोग जगे भी नहीं थे, वहीं ठाकुर मैंशन के बाहर मीडिया वालों के साथ पुलिस की टीमों की भीड़ लगी थी और सभी का निशाना सिर्फ एक था, विक्रम ठाकुर, यशवंत ठाकुर का दूसरा बेटा। मिस्टर विक्रम ठाकुर, क्या आपको लगता है कि अपने ही देश से 10 साल पहले गद्दारी कर आपने सही किया था? मिस्टर विक्रम ठाकुर, क्या आपको नहीं लगता आपने पूरे ठाकुर खानदान का नाम बदनाम कर दिया? ये करके क्या कुछ पैसों के लिए आपको अपने देश और परिवार से गद्दारी करना जरूरी था? क्या आपको शर्म नहीं आता आपके जीवन पर? मिस्टर विक्रम, जब आपको आर्मी से 10 साल पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था अपने ही साथियों के हथियार की तस्करी करने के आरोप में, फिर आप पिछले 10 सालों से अपने परिवार को धोखा क्यों दे रहे हैं? मिस्टर विक्रम, क्या अब आप अपने गुनाहों को स्वीकार करना चाहते हैं जब आपका खुद का असिस्टेंट इसमें सरकारी गवाह बन चुका है? मिस्टर विक्रम, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप ऐसे मीडिया के सवालों से बचकर खुद को नहीं बचा सकते, आपको अब अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए। जब आपके खिलाफ इतनी सबूत मौजूद है पुलिस और हमारे पास। मीडिया वाले अपना सवाल एक पर एक विक्रम की ओर बंदूक की तरह दागे जा रहे थे। वहीं पुलिस की टीम विक्रम के हाथ में हथकड़ी लगाए हुए, उसके चेहरे को काले कपड़े से ढके हुए आगे की ओर मीडिया के लोगों से बचाते हुए बढ़ती जा रही थी। उनके पीछे पीछे प्रेम की मां कविता, प्रेम और विक्रम का बेटा विकी भी था, पर मीडिया वाले को संभालना मुश्किल हो रहा था पुलिस की इस टीम के लिए। ऐसा लग रहा था कि आज शहर के सारे मीडिया हैंडल्स यही आ गए हैं। सुबह एपिसोड 145। सिद्धार्थ ने किया विक्रम का पर्दाफाश। मिस्टर विक्रम, क्या अब आप अपने गुनाहों को स्वीकार करना चाहते हैं जब आपका खुद का असिस्टेंट इसमें सरकारी गवाह बन चुका है? मिस्टर विक्रम, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप ऐसे मीडिया के सवालों से बचकर खुद को नहीं बचा सकते, आपको अब अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए। जब आपके खिलाफ इतनी सबूत मौजूद है पुलिस और हमारे पास।
मिस्टर विक्रम जवाब दो। मीडिया के पास ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका जवाब वह विक्रम से मांग रहे थे, पर उनके किसी भी सवाल का जवाब विक्रम नहीं दे रहा था। बहुत मुश्किल से पुलिस वाले विक्रम को पुलिस की जीप में डाल वहां से तेजी में भागते हैं। अगर वह थोड़ी देर और कर देते तो शायद से वो विक्रम को बचा भी नहीं पाते, क्योंकि वह पब्लिक आने लगी थी। विक्रम को पुलिस के साथ में ले जाने के बाद वहां खड़े रिपोर्टर जो कुछ देर पहले अपना सवाल विक्रम को पूछे जा रहे थे, वह अब उनका सारा सवाल कविता, प्रेम की मां और प्रेम से पूछे जा रहे थे। मिसेस विक्रम, क्या आपको पता था कि आपके पति एक देशद्रोही है? क्या आपको पता था कि आपका बेटा एक देशद्रोही है? अभी आपको कैसा लग रहा है ये जानने के बाद कि आपके बेटे ने इस देश के साथ गद्दारी की है? मैम जवाब दीजिए, आप ऐसे चुप नहीं रह सकती। क्या आपको पता था कि आपका बेटा अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहा है? रिपोर्टर के इन सवालों पर प्रेम की मां और कविता का कोई ध्यान नहीं था। उनका तो रोते रोते बुरा हाल हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ऐसा सब कुछ कैसे हो गया उनके परिवार के साथ। पर वही खरा विकी रिपोर्टर्स की यह बातें सुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे डैड ने कुछ नहीं किया, वो कोई देशद्रोही नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो। विकी के ऐसे चिल्लाने से पहले तो वह रिपोर्टर कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं, पर तुरंत से ही वह अपना माइक ले विकी के पास लगा उससे सवाल पूछने लगते हैं। रिपोर्ट को ऐसा करते देख प्रेम तुरंत से आ गया, अपने भतीजे को पीछे कर उन रिपोर्टर से यहाँ से जाने की मांग करता है, पर वह रिपोर्ट थे कि जा ही नहीं रहे थे। उन्हें जैसे अपने सवालों का जवाब लिए बिना यहाँ से जाना ही नहीं था। प्रेम कैसे भी करके अपनी माँ और भाभी को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, पर वो लोग इतना रोए जा रहे थे कि वो उन्हें पीछे नहीं कर पा रहा था। वही रिपोर्टर्स अपना सवाल पूछना और उनकी फोटो खींचना बंद ही नहीं कर रहे थे। प्रेम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे सब कुछ मैनेज करें। तभी अचानक से वहां 4-5 कार आके रुकती है, जिसमें से करीब रात के 8:30 बॉडीगार्ड्स निकल ठाकुर परिवार को चारों तरफ से घेर उन्हें घर के अंदर करने लगते हैं। घर के अंदर जाते ही कविता रोते हुए, बाहर जाने का बोलते हुए भागने लगती है। ये देख प्रेम उसे पीछे खींच समझाते हुए बोलता है, भाभी आप शांति से यहाँ रहो, अभी बाहर जाना आपके लिए खतरा है। नहीं, मुझे जाना है। ये लोग कैसे उन पर झूठा आरोप लगा सकते हैं, उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। ये सब बोलते हुए कविता प्रेम को पकड़ रोने लगती है। अपनी भाभी को ऐसे रोते देख प्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जा पता करना होगा कि आखिर उसके भाई के खिलाफ आखिर गवाह कौन है। अगर वो जल्द से जल्द पता कर सब कुछ ठीक नहीं करता तो वह ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसके भाई को बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। आखिर देशद्रोही का मतलब मौत से कहीं ज्यादा बदतर। इसलिए प्रेम कविता को समझाते हुए बोलता है, भाभी आप विकी का ध्यान रखो, मैं अभी विक्रम भाई से मिला, आगे क्या करना है पता करके आता हूँ। इतना बोलने के बाद प्रेम तेजी से वहां से अपने घर के पिछले रास्ते से निकल जाता है, क्योंकि आगे अभी भी रिपोर्टर्स मौजूद थे। पुलिस की गाड़ी अचानक से बीच रास्ते में जाके रुक जाती है, क्योंकि उनके सामने अभी सिद्धार्थ अपनी बाइक लगाए खड़ा था। गाड़ी रुकते ही तुरंत से इंस्पेक्टर बाहर निकल सिद्धार्थ के ओर जाता है। सिद्धार्थ के पास जाते ही वो इंस्पेक्टर उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है, थैंक यू सर हमारी इतनी मदद करने के लिए, वरना हम ये सब कभी नहीं पकड़ पाते। इंस्पेक्टर की बातों का कुछ ना जवाब देते हुए सिद्धार्थ पीछे गाड़ी की ओर देखता है जिसमें अभी विक्रम बैठे हुए था। सिद्धार्थ को ऐसे ना विक्रम की ओर देखते देख वो इंस्पेक्टर तुरंत से पूछता है, सर क्या आपने उस सरकारी गवाह को राजी कर लिया आज ही अपना बयान देने के लिए? क्योंकि इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को अच्छे से जानता था और उसे ये भी पता था कि ये दोनों भाई हैं, इसलिए इंस्पेक्टर को डर था कि कहीं सिद्धार्थ का मन ना बदल जाए। वो डीआईजी के पास है। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ विक्रम की ओर देख उस इंस्पेक्टर को गंभीर आवाज में बोलता है, इंस्पेक्टर जल्द से जल्द सब कुछ प्रूफ करके इन्हें सेंट्रल जेल में भेजो, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए वरना इनके परिवार को तकलीफ होगा। इतना बोलते ही सिद्धार्थ उस गाड़ी की ओर बढ़ जाता है जहाँ विक्रम अभी बैठे हुए था। सिद्धार्थ को ऐसे उसके मुंह पर बांधा वो कपड़ा खोलते देख विक्रम पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, इंस्पेक्टर मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, अब विश्वास हो। अभी विक्रम अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसके सिर का वो कपड़ा हटा देता है। अपने सामने सिद्धार्थ को देखते हुए विक्रम की बोलती बंद हो गई थी, वह सुन हो गया था। विक्रम को ऐसे ना बोलता देख सिद्धार्थ अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकाला, उसको जलाते हुए विक्रम के पास ले जा उसे पीने का इशारा करता है। सिद्धार्थ के इशारे की समझ विक्रम उसे पीने लगता है। ये देख सिद्धार्थ बोलता है, तुम्हें बचपन से ही पैसे कमाने का शौक था ना, चाहे वो जैसे हो। सिद्धार्थ की ये बातें सुन विक्रम कोई जवाब नहीं देता, पर वह खांसने लगता है।
ये देख सिद्धार्थ वापस से बोलता है, अगर इतना ही नफरत था तो सामने से लड़ना था, ऐसे पीठ पीछे से लड़कर क्या मिला। उतने देर से चुपचाप बैठे विक्रम शैतान की तरह हंसते हुए बोलता है, तो तुझे सब कुछ पता चल गया, अच्छा है, अब मैं सामने से आऊंगा। विक्रम को ऐसा हंसते देख सिद्धार्थ भी हंसते हुए उस सिगरेट की कस लेते हुए बोलता है, अब तू कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिस पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जो तेरे हर इलीगल काम को लीगल बनाया करता था, वही तेरा सरकारी गवाह है। सिद्धार्थ की यह बातें सुन विक्रम का चेहरा काला पड़ जाता है। डर उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। वह अपने हरखराते हुए आवाज में बोलता है, नेगी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, नहीं। विक्रम को ऐसे करते देख सिद्धार्थ हंसते हुए बोलता है, पर उसने तो कर दिया जो करना था। कितने पैसा दिए तूने उसे? विक्रम को ऐसा गुस्से में देख सिद्धार्थ अपना चेहरा सख्त करते हुए बोलता है, सिर्फ 50 करोड़ और उसकी जिंदगी। सिद्धार्थ की यह बातें सुन विक्रम शांत हो जाता है। वो समझ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। विक्रम की ऐसी हालत देख सिद्धार्थ तुरंत से उसकी तरफ झुक उसे वो कपड़ा वापस से पहनाते हुए उसके कानों के पास जा बोलता है, सॉरी ब्रो, डैड के लिए, बस डैड के लिए मैंने तुझ पर अपने मर्डर का चार्ज नहीं लगाया, क्योंकि दुनिया ये ना करे कि ठाकुर यशवंत के बेटे आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़के मर गए। वैसे भी तेरे पहले वाले गुनाह ही काफी है तुझे जीवन भर जेल में रखने के लिए। विक्रम से इतना बोल सिद्धार्थ उस गाड़ी से उतर इंस्पेक्टर को आने जाके का इशारा कर देता है। अभी पुलिस की गाड़ी वहां से गई ही थी कि तभी प्रेम की कार अचानक से सिद्धार्थ के सामने आकर रुकता है। कार रोकते हुए तुरंत से प्रेम अपनी कार से बाहर निकल सिद्धार्थ के पास आकर बोलता है, भाई आपने देखा वो विक्रम भाई थे, चलो मैं कल से आपको ढूंढ रहा था, अब हम भाई को साथ में मिलकर बचाते हैं। पर प्रेम की यह बात सुनने के बाद भी सिद्धार्थ कोई जवाब नहीं देता। वह अपने पॉकेट से दूसरी सिगरेट निकाल उसे जाते हुए पीने लगता है। ये देख प्रेम को काफी गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सिद्धार्थ को कैसे समझाए, क्योंकि उसे याद था कि सिद्धार्थ की यादाश्त चली गई है। ये देख वो गुस्से में कार को लात मारता है। वो सिद्धार्थ को वहीं अकेला छोड़ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता था अभी विक्रम को उसकी जरूरत थी। पर तभी पीछे से सिद्धार्थ बोलता है, 7 साल पहले जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी वह विक्रम था। सिद्धार्थ की यह बातें सुन प्रेम के पैर रुक जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ क्या बोल रहा है, इसलिए वो सिद्धार्थ के पास जा उससे घबराते हुए बोलता है, भाई क्या आप सच बोल रहे हो? क्या आपको सच में यकीन है वह विक्रम भाई ही थे? हो सकता है आपने कुछ गलत देखा होगा। प्रेम को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ये बात प्रेम बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी माँ और भाई ऐसा कुछ था जो उससे छिपाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह क्या था वह प्रेम आज तक नहीं पता लगा पाया था। प्रेम को ऐसे बोलते देख सिद्धार्थ उसको कुछ ना बोलते हुए उस सिगरेट को पीने लगता है। ये देख प्रेम कंफ्यूज्ड होकर अपना सिर पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। सिद्धार्थ सिगरेट की कश पर कश लिए जा रहा था, वहीं प्रेम इधर से उधर घूमते हुए सारे पहलुओं को मिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी पता नहीं कहां से प्रेम के अंदर जोश आया, वो सिद्धार्थ की हाथ से वो सिगरेट पीने लगता है। अंत में जब वो पूरी सिगरेट पी लेता है तो सिद्धार्थ के सामने खड़ा हो बोलता है, भाई अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उनके ऊपर आपको मारने का भी चार्ज लगवाने वाले हैं? और हम भाभी और विकी को कैसे सब समझाएंगे? सबसे पहले अभी हम एक सिगरेट पिएंगे, फिर आगे की सोचना है। ठीक है भाई, जैसा आप कहो। सिद्धार्थ की बातों का इतना जवाब देते हुए तुरंत से प्रेम अपने पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाल उसे जलाने लगता है। उसने जरा सा भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस वक्त सिद्धार्थ उसे कितने गुस्से में देखे जा रहा है। प्रेम को ऐसे सिगरेट जलाते देख सिद्धार्थ उससे पूछता है, गुड, मैं देख रहा हूँ अब तुम सच में काफी बड़े हो गए हो, वैसे कौन सा ब्रांड है? अरे नहीं भाई, प्रेम सिगरेट जलाते हुए अपने मुंह के पास ले जा मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे भाई ये जल्दी नहीं मिलता, मेरा एक दोस्त है वो ला के देता है, उसी ने तो पीना सिखाया था मुझे। पर यह बोलते हुए प्रेम जैसे ही सिद्धार्थ की ओर देखता है उसके हाथ से वो सिगरेट नीचे गिर जाता है। सिद्धार्थ अभी गुस्से में उसी की ओर देख रहा था। ये देख प्रेम उस सिगरेट को अपने पैर से मसलते हुए बोलता है, हाँ देखो दोस्त ने दिया, पर मैं पिता नहीं, बस जलाकर नीचे फेंक ऐसे ही मसल देता हूँ। ये बोलते हुए प्रेम उस मसले हुए सिगरेट को मसलने में लगा था। सिद्धार्थ प्रेम की ओर गुस्से में देख रहा था, वहीं प्रेम अपने भाई को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो पिता नहीं, रोड के साइड खड़े उन दोनों भाई ने इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि जिस कार से प्रेम आया था अभी उसकी डिक्की खुली हुई थी। वहीं उस कार के डिक्की खोल उससे से निकल अभी वो इंसान उस कार के पीछे खड़ा उनकी सारी बातें सुन गुस्से में अभी अपना आंख लाल किए हुए उस कार को अपने नाखूनों से नोचे जा रहा था, ऐसे जैसे उनके सामने प्रेम और सिद्धार्थ का चेहरा हो। एपिसोड 146 पीटीएम मीटिंग। मीरा अपने ऑफिस में बैठे हुए थी कि तभी संध्या भागते हुए
उसके केबिन में आती है। मीरा के केबिन में आते ही संध्या उससे घबराई हुई आवाज में पूछती है, मीरा क्या तूने न्यूज़ देखा? संध्या की बात सुनते ही मीरा अपना काम छोड़ उससे पूछती है, नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो सिद्धार्थ। संध्या ने अभी सिद्धार्थ का नाम लिया ही था कि तभी मीरा अपने चेयर से घबराए हुए उठकर पूछती है, क्या हुआ सिद्धार्थ को? क्योंकि कल से मीरा को सिद्धार्थ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। रात के 2 बजे रामू काका ने उसे बताया भी कि सिद्धार्थ यहाँ है, तो वह उससे बात नहीं कर पाई थी क्योंकि वह उस वक्त काफ़ी थका था। और सुबह के 5 बजे जब मीरा ने रामू काका को वापस से फ़ोन किया था सिद्धार्थ के बारे में पूछने के लिए, तो उससे पहले सिद्धार्थ वहाँ से निकल चुका था। इसीलिए संध्या के मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुन मीरा एक वक्त के लिए डर गई थी। उसकी धड़कनें रुक गई थी। मीरा को ऐसे घबराए देख संध्या उसे समझाते हुए बोलती है, अरे नहीं, तेरे सिद्धार्थ को कुछ नहीं हुआ, वह तो उसके भाई विक्रम। इतना बोलने के बाद संध्या मीरा के केबिन में लगे उस टीवी को ऑन कर उसमें न्यूज़ चैनल लगा देती है। टीवी पर विक्रम के बारे में दिख रहे न्यूज़ को देख मीरा भी दंग रह गई थी। उसे सच में इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पर न्यूज़ वाले लाइव टेलीकास्ट के दौरान ही विक्रम के खिलाफ जो उनके पास सबूत था वह दिखा रहे थे, जिसे देख किसी को भी यकीन करना ही पड़ेगा। मीरा अभी तक विक्रम से नहीं मिली थी, इसलिए विक्रम के बारे में उसके मन में पहले से कोई राय नहीं था। क्या तुम्हारी सिद्धार्थ से बात हुई? क्योंकि मुझे लगता है अभी उसको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। यह बात अलग है कि उसका याददाश्त चला गया है, पर अभी वह साथ रहेगा तो उनके लिए ठीक होगा। सिद्धार्थ। संध्या की यह बात सुन मीरा सोच में पड़ गई कि आखिर सिद्धार्थ कहाँ है। न्यूज़ में देख रहे हेडलाइंस और सिद्धार्थ के कल से गायब होने में आखिर क्या कोई मेल है? मीरा अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। कॉल आईडी पर शो हो रहे सिद्धार्थ के नंबर देखते ही मीरा तुरंत से फ़ोन उठाकर बोलती है, हेलो सिद्धार्थ, क्या तुम्हें याद नहीं, आज हम ध्रुव के स्कूल जाने वाले थे। मीरा ने तो बहुत घबराए हुए सिद्धार्थ का नाम लिया थी, पर सामने से सिद्धार्थ को इतना आराम से बोलते देख मीरा थोड़ा चौंक जाती है। अभी जबकि उसके परिवार के साथ इतना कुछ गलत हुआ है, फिर भी वह कितना आराम से उससे बातें कर रहा है, भला ऐसे कैसे? क्या उसे अपने परिवार की परवाह नहीं? पर जहाँ तक मीरा सिद्धार्थ को जानती थी उसे यह बात बहुत अच्छे से पता था कि सिद्धार्थ अपने परिवार को कितना सपोर्ट करता है। मीरा को ऐसे ना बोलते देख दूसरी तरफ से सिद्धार्थ वापस से पूछता है, क्या पेटीएम कैंसिल हो गया? अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं अभी स्कूल के बाहर खड़ा था। सिद्धार्थ की बात सुनते ही तुरंत से मीरा बोलती है, नहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, कोई पेटीएम कैंसिल नहीं हुआ है। वहीं खड़ी संध्या अभी कुछ समझ पाती कि उससे पहले मीरा अपने कार की चाबी उठा सिद्धार्थ से बातें करते हुए ही केबिन से निकल जाती है। कुछ देर बाद मीरा जैसे ही स्कूल के गेट पर रुकती है तो उसे अपने सामने सिद्धार्थ दिखता है, जो अभी बाइक से टिके हुए वहां खड़ा था। मीरा को देखते ही सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आता है। सिद्धार्थ जैसे ही मीरा के पास आता है, मीरा तुरंत से उसके गले लग जाती है। वह कल से सिद्धार्थ को मिस कर रही थी। मीरा को ऐसे गले लगे देख सिद्धार्थ उसे खुद से अलग करते हुए बोलता है, क्या हमें देर नहीं हो जाएगा? पर सिद्धार्थ, वो तुम्हारी। अभी मीरा इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी सिद्धार्थ उसके होठों पर उंगलियां रख उसे शांत करते हुए बोलता है, अभी पहले दूर। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा का हाथ पकड़ स्कूल की गेट के अंदर बढ़ने लगता है। ये पहली बार था जब मीरा सिद्धार्थ ऐसे एक साथ ध्रुव के स्कूल में जा रहे थे। स्कूल के चौकीदार से पूछने के बाद सिद्धार्थ मीरा का हाथ पकड़े हुए ध्रुव की क्लास में पहुंचता है। अभी क्लास में पहले ही बहुत से पेरेंट्स मौजूद थे। मीरा और सिद्धार्थ को एक साथ ऐसे देख उनमें से कितने लोग ही शॉक्ड हो जाते हैं, जो मीरा सिद्धार्थ के बारे में जानने थे या उन्होंने उनके बारे में न्यूज़पेपर या टीवी में देखा था। जहां एक तरफ मीरा अभी भी यह एक सपने की ओर देख रही थी, वहीं सिद्धार्थ उन सारे लोग को इग्नोर कर उस क्लास में अपने बेटे को देखने में लगा था कि आखिर ध्रुव है कहाँ। ध्रुव को उस क्लास में कहीं ना देख सिद्धार्थ उस टीचर के पास आकर पूछता है अपने बेटे के बारे में, जो अभी अपनी पलकें झपकाए बिना उसे घूरे जा रही थी। वो ध्रुव तो अभी स्टाफ रूम में होगा, क्योंकि यहाँ वही बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं अभी। टीचर की ये बात सुन सिद्धार्थ मीरा को अपने साथ लिए उस क्लास से निकल स्टाफ रूम के लिए निकल जाता है। सिद्धार्थ मीरा के साथ स्टाफ रूम की ओर जा रहा था, तभी वो बीच में ही रुक मीरा से पूछता है, इन सालों तुम्हारे लिए ये काफ़ी मुश्किल रहा होगा ना?
सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसने खुद आज तक कभी भी ध्रुव के पीटीएम को अटेंड नहीं किया था। इसमें हर बार संध्या या प्रेम आया करते थे क्योंकि मीरा को अपने काम से उतना फुर्सत नहीं मिलता था, पर वो ध्रुव की स्कूल के टाइम लेने अक्सर आ जाया करती थी। मीरा को ऐसे ना बोलता देख सिद्धार्थ उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, मैं जो बीत गया वो नहीं बदलने वाला, पर अब से मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला। ध्रुव अभी स्टाफ रूम में बैठे हुए अपने ड्राइंग बुक पर कोई पेंटिंग करने में लगा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ आज भी नहीं आने वाली। वो आराम से अपने काम में लगा हुआ था, तभी स्टाफ रूम का वो गेट खुलता है जिसे ध्रुव ने सटा दिया था। गेट खुलने की आवाज़ से ही ध्रुव सामने देखता है तो दम रह जाता है। प्रेम की कार जैसे ही ठाकुर मेंशन में पहुंचती है कि तभी उसकी माँ दौड़ते हुए आ प्रेम से पूछती है, कहाँ है विक्रम, मेरा विक्रम कहाँ है। प्रेम की माँ के आंखों के आंसू सूख चुके थे, वो इतना रोई थी कि उनकी ऐसी दयनीय हालत देखकर भी प्रेम उनसे कुछ नहीं बोलता। वह घर के अंदर बढ़ने लगता है। ये देख उसकी माँ वापस से दौड़ते हुए उसके सामने आकर बोलती है, क्या तू मुझसे इतनी नफरत करता है कि तुझे तेरा सगा भाई भी नहीं देख रहा। आज आपके बढ़ावे का नतीजा है कि भाई ने इतना कुछ कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। देशद्रोही का चार्ज लगा है, आप समझ नहीं हो। उनके खिलाफ सबूत और गवाह दोनों हैं, अब उनके कोई नहीं बचा सकता। अपनी माँ के बातों का इतना जवाब देते हुए प्रेम तुरंत से आगे बढ़ जाता है कि तभी सामने से आ कविता उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि तुरंत से लगते ही प्रेम के चेहरे पर निशान हो जाता है। प्रेम को थप्पड़ मारने के बाद उसकी भाभी उससे गुस्से में बोलती है, विक्रम कोई देशद्रोही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना बोलते हुए वो रोते हुए घर के अंदर भाग जाती हैं। स्टाफ रूम के गेट पर ऐसे मीरा और सिद्धार्थ को हाथ पकड़े देख ध्रुव दंग रह जाता है। वह बिना अपनी पलकें झपका उनके तरफ घुरे जा रहा था। ध्रुव को ऐसे देखते हुए देख सिद्धार्थ मीरा का हाथ छोड़ धीरे धीरे से अपने बेटे की ओर बढ़ता है। ध्रुव के सामने जा सिद्धार्थ अपने दोनों हाथों की मदद से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिद्धार्थ ध्रुव को अपने सीने से लगाए हुए बोलता है, क्या मेरा बेटा अपने डैड से नाराज है, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। सिद्धार्थ की यह बातें सुन ध्रुव मीरा की ओर देखता है जो अभी भी गेट पर ही खड़े हुए अपने आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए ध्रुव को यह इशारा कर रही थी कि अब मम्मा पापा आपके साथ रहेंगे। ध्रुव को ऐसे ना बोलता देख सिद्धार्थ उसे नीचे रख अपने घुटनों के बल बैठे हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, क्या आप डैडी के गले नहीं लगना चाहते, क्या आपको डैडी नहीं चाहिए। सिद्धार्थ की यह बातें सुन ध्रुव बिना कोई जवाब दिए उसके तरफ घूरते रहता है। ध्रुव को अभी उसकी और सिद्धार्थ की वो मीटिंग याद आ रही थी जहां वो ऐसे ही सिद्धार्थ के गले लगे हुए था और सिद्धार्थ ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। यही सब सोचते हुए तुरंत से ध्रुव सिद्धार्थ के साइड से निकल जाके मीरा से लिपट जाता है। एपिसोड 147 आप मेरे डैड नहीं। हाथ फैलाए सिद्धार्थ अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था इस उम्मीद में कि शायद से ध्रुव उसके पास आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ध्रुव सिद्धार्थ के दूर भागता हुआ मीरा के पास जाकर उससे लिपट जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिद्धार्थ पीछे मुड़कर देखता है तो अभी उसका बेटा मीरा के पैरों से लिपटे हुए उससे छिपने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव को ऐसा करते देख सिद्धार्थ बोलता है, बेटा आई एम सॉरी, आप इसलिए नाराज हो ना क्योंकि उस दिन मैंने आपको नहीं पहचाना था, पर मुझे कुछ याद नहीं था। आई एम सॉरी। क्या आप अपने डैडी को माफ नहीं कर सकते, क्या आप मुझे दूसरा चांस नहीं दे सकते। सिद्धार्थ उम्मीद भरी नजरों से ध्रुव की ओर देखते हुए बोलता है, पर सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनने के बाद भी ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। सिद्धार्थ को ऐसे बेचारे की तरह देख और अपने बेटे को ऐसे अपने ही पिता से भागते देख मीरा ध्रुव को सामने करते हुए उससे बोलती है, बेटा क्या आप हमेशा से डैडी के साथ नहीं खेलना चाहते थे, वह तुम्हारे डैडी हैं, आप उनसे ऐसे क्यों भाग रहे हो। मीरा ध्रुव को मुस्कुराते हुए आगे जाने का इशारा करती है। बेटा आप डैडी के पास जाओ। सिद्धार्थ को लगा था कि शायद से मीरा की बात मान ध्रुव उससे माफ करने के लिए तैयार हो गया है, इसीलिए सिद्धार्थ उठकर अपने बेटे की ओर बढ़ने लगता है। पर सिद्धार्थ अभी 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी ध्रुव उसे रोकते हुए बोलता है, आप मेरे डैडी नहीं, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आप मम्मा को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। इतना बोलते हुए ध्रुव तेजी में वहां से बाहर की ओर भाग जाता है। ध्रुव को ऐसे भागते देख मीरा सिद्धार्थ की ओर बढ़ते हुए उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगी, वह बस तुमसे थोड़ा नाराज है, मैं ठीक हूँ, तुम अभी उसके पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। सिद्धार्थ मीरा को ध्रुव के पास जाने का बोलता है क्योंकि सिद्धार्थ को पता था कि उसका बेटा अभी बहुत गुस्से में है और अगर वह उससे नाराज है तो उसे अभी अपनी माँ की जरूरत होगी। मीरा बिना देरी किए ध्रुव के पीछे चली जाती है। वही सिद्धार्थ स्टाफ रूम में खड़े अपने बेटे के बारे में सोचता है
कि तभी सिद्धार्थ का ध्यान ध्रुव के बनाए उस पेंटिंग के ऊपर जाती है। सिद्धार्थ उस टेबल पर से ध्रुव का ड्राइंग बुक उठा। उसमें देखता है अभी जो पेंटिंग ध्रुव कर रहा था उसमें एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, वहीं दूसरे में एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को। वह दोनों काफी दूर दूर बैठे हुए थे। इस पेंटिंग को देखते ही सिद्धार्थ समझ गया था कि यह लड़का और उसकी माँ मीरा और ध्रुव है। वहीं दूसरी पेंटिंग में वह और मिस्टी। इस पेंटिंग को देखते हुए सिद्धार्थ की आंखें भर जाती है। सिद्धार्थ ध्रुव की वो पेंटिंग कॉपी हाथ में लिए हुए स्टाफ रूम से आगे निकलता है। हेलो सर। सर, सिद्धार्थ आगे बढ़ रहा था कि तभी सामने से आती वह औरत उसे देखकर बोलने लगती है। उस औरत को देखते ही सिद्धार्थ को ध्यान आता है कि यह मिस्टी की इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर है। सिद्धार्थ अभी उस औरत को घूरे जा रहा था, ये देख वह टीचर बोलना शुरू करती है। अरे सर, वह मैं बस आपसे इतना पूछना चाहती थी कि मिस्टी पिछले 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? क्या उसकी तबीयत खराब है क्या? हाँ सर, क्या आपको नहीं पता कि आपकी बेटी पिछले 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही? सिद्धार्थ टीचर की यह बात सुन चौंक जाता है। इसका मतलब था कि उसके उस घर से निकलने के बाद से अवंतिका ने मिस्टी को स्कूल तक नहीं भेजा था। पता नहीं वो औरत ये सब करके क्या करना चाहती थी। ठीक है, मैं देखता हूँ। टीचर की बातों का इतना जवाब देते हुए सिद्धार्थ बिना कोई देरी किए वहां से निकल जाता है। सिद्धार्थ स्कूल से बाहर निकलते ही गेट की ओर देखता है जहां पर मीरा की कार रुकी हुई थी, पर अभी वह वहां नहीं थी। ये देख सिद्धार्थ को अंदाजा हो गया था कि उसकी बीवी और बच्चे जा चुके हैं। रात के 8 बजे सिद्धार्थ अभी बार में बैठे हुए था जहां बारटेंडर उसके लिए अभी गिलास पर गिलास बनाए जा रहा था। सिद्धार्थ बेफिक्री हुए एक पर गिलास पिए जा रहा था। तभी वहां प्रेम आता है। सिद्धार्थ को ऐसे ड्रिल करते देख प्रेम उसके लिए फिक्र जताते हुए पूछता है, भाई आप इतना क्यों पी रहे हो? क्या हुआ? क्या ये पूछने के लिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे? नहीं, वो तो मैं। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए इतना बोल प्रेम रुक जाता है। वही सिद्धार्थ अभी भी पीने में लगा हुआ था। भाई कविता भाभी, उनकी हालत काफी खराब है। आज तो मुझे उनके लिए डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा। अगर ऐसा ही रहा तो वो तो रोते हुए ही मर जाएगी। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ पीना बंद कर उसके और घूरने लगता है। ये देख प्रेम वापस से बोलना स्टार्ट करता है, भाई मुझे लगता है हमें एक बार उन्हें विक्रम भाई से मिला देना चाहिए। वैसे भी आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलत नहीं। ये सब अभी प्रेम इससे आगे कुछ बोल पता उसके पहले ही सिद्धार्थ बोलता है, मीरा की भी कोई गलती नहीं थी, ना ही ध्रुव की। पर भाई सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम शांत रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ के इन बातों का वो जवाब कैसे दे। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ सही था। इतने सालों तक मीरा और ध्रुव ने जो कुछ भी सहा था उसकी वजह विक्रम था और इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। प्रेम को इतना बोल सिद्धार्थ वापस से ड्रिंक करने लगता है कि तभी प्रेम का फोन बजता है। ये कॉल मीरा का था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से मीरा पूछती है, सिद्धार्थ कहाँ है? क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई? हाँ, वो मेरे साथ ही है। ठीक है, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं उसे लेने आती हूँ। ये सुनने के बाद कि अब इस वक्त सिद्धार्थ प्रेम के साथ है, मीरा तुरंत से बोलती है। पर मीरा की यह बात सुनते ही प्रेम तुरंत से बोलता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं भाई को आपके पास छोड़ दूंगा। प्रेम नहीं चाहता था कि मीरा यहाँ आए। मीरा से इतना बोलने के बाद प्रेम फोन रख अपने भाई के पास जा बोलता है, भाई चलो, अब काफी लेट हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। लेट? अभी तो मैं आया। इतना बोल सिद्धार्थ रुक जाता है, फिर अचानक से हंसते हुए बोलता है, वैसे तुम मुझे कौन से घर ले जाना चाहते हो? वो जहाँ मेरी मॉम मुझे मारने का प्लान बनाती रहती है, या वहाँ जहाँ मेरा बेटा मुझे देखना नहीं चाहता, वो मुझसे भाग रहा है? सिद्धार्थ के इस बात को सुन प्रेम शांत हो जाता है। अब प्रेम को समझ आया था कि आखिर उसका भाई इस जगह पर क्यों आया था। जरूर उसका और ध्रुव के बीच में आज कोई बात हुआ होगा। वही मीरा प्रेम से यह बात जानने के बाद कि सिद्धार्थ ठीक है, वापस से आ लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाती है जहां दूसरी तरफ बैठे हुए अभी भी ध्रुव पढ़ रहा था। आज ध्रुव जब से स्कूल से आया था तब से ही वह पढ़ने में लगा हुआ था। उसने मीरा से कोई बात नहीं की थी। दोनों माँ बेटे शांति से अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी संध्या बाहर से आती है। संध्या के हाथों में अभी पिज्जा का बॉक्स था। यह देखते हुए कि ध्रुव अभी पढ़ने में लगा है, संध्या ध्रुव से मजाक करते हुए बोलती है, क्या बात है, आज तो शैतान बच्चा गुड बॉय बन चुका है। संध्या की यह बात सुनने के बाद भी ध्रुव कुछ नहीं बोलता। मेरा तो पहले ही उसके बातों के ऊपर रिजेक्ट नहीं करती थी। अब ध्रुव को ऐसे करते देख संध्या मीरा के पास जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ, तूने ध्रुव को कुछ बोला क्या? संध्या की यह बात सुन मीरा गुस्से में उसकी ओर घूरने लगती है। ये देख संध्या बोलती है,
नहीं तू रहने दे, मैं उससे ही पूछ लूंगी। संध्या मीरा को ऐसे गुस्से में देख ध्रुव के पास जा उसे बार बार इशारे में पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है, पर ध्रुव कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी साइड में बैठी मीरा वहां से उठ अपने कमरे की ओर चली जाती है। मीरा के चले जाने के बाद संध्या ग्रुप से दबी हुई आवाज में पूछती है, क्या हुआ चैम? अब तो तुम मुझसे बता सकते हो। खड़ूस ऊपर चली गई है। संध्या की यह बात सुन ध्रुव उसकी ओर देखने लगता है, पर वह अभी भी संध्या को सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। ये देख संध्या उसके सामने अपनी लाई हुई पिज्जा का बॉक्स खोलते हुए बोलती है, चलो छोड़ो ये सब, हम बाद में बात कर लेंगे, अभी पहले कुछ खाते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। इतना बोलते हुए संध्या पिज्जा का बॉक्स खोल उसमें से उठा खाने लगती है। ध्रुव को पिज्जा काफी पसंद था, इसलिए संध्या को ऐसे खाते देखो वह भी उसमें से उठा खाने लगता है। ऊपर खड़ी मीरा ये सब कुछ देख रही थी। स्कूल से आने के बाद मीरा ने ध्रुव से कुछ नहीं कहा था, ना ही ध्रुव ने मीरा से। स्कूल से आने के बाद ध्रुव ने कुछ खाया भी नहीं था, मीरा ने जिद भी नहीं की थी। पर अभी संध्या को पिज्जा लेकर आने के लिए मीरा ने ही कहा था। वह जानती थी ध्रुव अपने फेवरेट चीज को देख इग्नोर नहीं कर पाएगा। संध्या अभी ध्रुव के साथ खाने में लगी थी कि तभी उसके फोन का नोटिफिकेशन बजता है। फोन खोल संध्या देखती है तो उसमें मीरा का मैसेज होता है। मैसेज को पढ़ने के बाद संध्या ऊपर देख मीरा को इशारा कर देती है। एपिसोड 148। रात के करीब 11 बजे जब सिद्धार्थ पर पूरी तरह से नशा छा गया था तब प्रेम उसे सहारा देते हुए अपने कार में ले जाकर बैठा देता है। सिद्धार्थ कार में शांति से बैठा हुआ था। ये देख प्रेम अपना फोन निकाल कार से थोड़ा दूर जा मीरा को कॉल लगा देता है। प्रेम का कॉल उठाते ही तुरंत से मीरा उससे सिद्धार्थ के बारे में पूछती है कि वह अब तक उसे लेकर घर क्यों नहीं आया। मीरा की इस बात पर प्रेम जवाब देता है, भाभी मुझे लगता है भाई को अभी इस वक्त आपके घर ले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इन्हें होटल ड्रॉप करने जा रहा हूँ, आप इनसे सुबह बात कर लेना। होटल पर क्यों? वो भाई ने कहा था। आई एम सॉरी भाभी, आप सुबह भाई से बात कर लेना। इतना बोल प्रेम बिना मीरा की जवाब सुने फोन रख देता है। सिद्धार्थ ने शुरू में ही अपने कुछ साइड बिजनेस खोल रखे थे जिसके बारे में सिर्फ उसके डैड और प्रेम को पता था। सिद्धार्थ ने पहले कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर वह दुनिया के सामने ठाकुर इंडस्ट्रीज को संभालेगा, इसीलिए उसने अपने दम पर खुद का बिजनेस स्टेब्लिश करके रखा था। उसी में से एक था ये होटल जहां अभी प्रेम सिद्धार्थ को छोड़ने आया था। प्रेम सिद्धार्थ को सहारा दिए हुए होटल के उस रूम तक पहुंचता है जहां सिद्धार्थ पहले भी रहा करता था, जो रूम सिर्फ उसने खुद के लिए तैयार करवाया था। प्रेम जैसे ही सिद्धार्थ को बेड पर लिटावा से जाने वाला होता है कि तभी सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है, कल सुबह तुम भाभी और विकी को एक बार विक्रम से मिला देना, क्योंकि शाम तक विक्रम को सेंट्रल जेल ले जाने वाली है पुलिस की टीम। सिद्धार्थ की इस बात को सुनते ही तुरंत से प्रेम पीछे मुड़कर देखता है तो अभी सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए हुए था। सिद्धार्थ को ऐसा करते देख तुरंत से प्रेम उसके गले लगते हुए बोलता है, मुझे पता था भाई, आप दिल के बहुत अच्छे हो। सिद्धार्थ को इतना बोल प्रेम वहां से चला जाता है। हमेशा की तरह आज भी मीरा ध्रुव को तैयार कर उसे स्कूल छोड़ने आई थी। कल से दोनों माँ बेटे में सही से बातें भी नहीं हुई। कार से बाहर निकलते वक्त ध्रुव अचानक से रोक मीरा के गले लगते हुए बोलता है, आई एम सॉरी मम्मा, पर प्लीज आप मुझसे नाराज मत होना। ध्रुव की ऐसी बातें सुन मीरा की आंखें भर जाती है। वो जानती थी अपने बेटे के इस व्यवहार के पीछे का वजह। ध्रुव के बालों पर हाथ फेरते हुए मीरा उससे बोलती है, मम्मा आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं, पर आपको एक बार डैडी की साइड को भी समझना चाहिए। मीरा की यह बता सुन ध्रुव उससे दूर हो उसकी तरफ देखने लगता है। ये देख मीरा अपने बेटे के गाल पर किस करते हुए बोलती है, मुझे पता है आप बहुत समझदार हो और आप सब कुछ स्मूथली हैंडल करोगे, अब आप स्कूल जाओ वरना लेट हो जाना है। मीरा की यह बात समझने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। ध्रुव को छोड़ने के बाद मीरा सीधा से अपने ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचते ही मीरा सिद्धार्थ के डेस्क पर जाकर देखती है तो अभी तक सिद्धार्थ वहां पर नहीं आया था। ये देख मीरा अपने केबिन की ओर बढ़ते हुए सिद्धार्थ के नंबर पर फोन लगाने लगती है। 2 रिंग जाने के बाद से भी सिद्धार्थ मीरा का कॉल नहीं उठा रहा था। वहीं मीरा अपने ऑफिस के विंडो के पास खड़े हुए सिद्धार्थ के नंबर पर कॉल लगा रही थी कि तभी उसके केबिन का डोर खोल धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ उसे पीछे से हक कर लेता है। ये जानने के बाद कि अभी सिद्धार्थ उसके पीछे है, मीरा बोलती है, सिद्धार्थ तुम अब तक, पर अभी मीरा अपनी बातें खत्म कर पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, अभी कुछ नहीं। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा को पीछे से गले लगाए हुए अपना सिर उसके कंधों पर रखे हुए कितने ही वक्त तक ऐसे ही शांत से खड़ा रहता है। कुछ देर ऐसे ही शांति से रहने के बाद मीरा सिद्धार्थ को खुद से अलग करते हुए बोलती है, मिस्टर हस्बैंड अब बस हम यहाँ ऑफिस में हैं और तुम्हें पता होना चाहिए अभी मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए मुझे जल्द से जल्द निकलना है, तो पहले तुम मेरी बातें सुनो। अभी मीटिंग।
सिद्धार्थ मीरा की बातें सुन चौंकते हुए रिएक्ट करता है। ये देख मीरा उसे अपने ऑफिस के सोफे पर बैठाते हुए बोलती है, हाँ अब मेरी बात सुनो। मीरा को इतना गंभीर देख सिद्धार्थ भी शांति से बैठ जाता है, जिसके बाद मीरा बोलना शुरू करती है, देखो मुझे लगता है तुम्हें ध्रुव को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ चौंकते हुए पूछता है, ध्रुव को टाइम? सिद्धार्थ को ऐसा चौंकते देख मीरा उसका हाथ पकड़ उसे समझाते हुए बोलती है, हाँ टाइम, मुझे लगता है तुम्हें अभी ध्रुव को टाइम देना चाहिए, वह अभी बच्चा है। उसने तुम्हें और मिस्टी को साथ देख अपने मन में बहुत सी स्टोरी बना लिए हैं, तुम्हें नहीं पता पर इन सालों में उसने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारा चेहरा देखे बिना तो वह अपने स्कूल तक नहीं जाया करता था, पर अभी उसके मन में काफ़ी सवाल होंगे जिसका जवाब उसे चाहिए होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम धीरे धीरे उसके करीब जाओ, उसे समझने की कोशिश करो। ये सब बोलने के बाद मीरा सिद्धार्थ की ओर देखने लगती है, वही सिद्धार्थ भी अभी उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। मीरा की सारी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके तो तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे को भी वैसे ही टाइम दूं जैसे तुम्हें दिया था, उसे भी इम्प्रेस करने की कोशिश करूं, अपने बाल कलर करके जोकर बन जाओ। सिद्धार्थ की यह बात सुनने के बाद मीरा भी हंसने लगती है। वो आगे बढ़ सिद्धार्थ के बालों को ठीक करते हुए बोलती है, शायद से हाँ, पर इस बार तुम्हें उसके लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं, ना ही इन बालों को कलर करने की, और दोस्तों से तो दूर ही रहना, मुझे पता है तुम्हारे दोस्तों का। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। अभी मीरा और सिद्धार्थ साथ ही बैठे थे कि तभी ऑफिस का गेट नॉक किए बिना संध्या चेन्नई एक्सप्रेस की तरह अंदर आ जाती है। ऑफिस में आते ही संध्या की नज़र सोफे पर बैठे हुए सिद्धार्थ और मीरा के ऊपर जाती है, जो अभी एक दूसरे के काफी करीब थे। उन दोनों को ऐसे साथ में बैठे देख संध्या बोलती है, ओह क्या बात है, मेरे दो अनमोल रत्न क्या कर रहे हैं ऑफिस में। संध्या की यह बात सुनते ही मीरा सिद्धार्थ से अपनी हाथ छोड़ा संध्या के पास जा अभी उससे बोलने ही वाली होती है कि तभी पीछे से सिद्धार्थ आते हुए तुरंत से मीरा का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं तो मैडम की हाथ की रेखाएं देख रहा था, क्या आपको भी देखवाना है। सिद्धार्थ के मुंह से मीरा के लिए मैडम सुन संध्या कंफ्यूज होकर मीरा की ओर घूरते हुए उससे इशारा में पूछने लगती है कि यह सब क्या चल रहा है। उसने तो कल ही उसे बताया था कि सिद्धार्थ की याददाश्त आ गई है, फिर यह आदमी भी ऐसे क्यों बातें कर रहा है, क्या उसकी याददाश्त वापस से चली गई। संध्या को ना बोलता देख सिद्धार्थ वापस से बोलता है, क्या मैडम आपको अपने हाथ का रेखा दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ की यह बातें सुन संध्या पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वही मीरा उसे कुछ बता भी नहीं रही थी, पर तभी सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। ये देख संध्या तुरंत से मीरा से बोलती है, क्या जीजा जी की याददाश्त फिर से चली गई है, अब क्या वह ट्यूबलाइट हो गए हैं। ट्यूबलाइट? मीरा को ऐसे चौंकते देख संध्या उसे समझाते हुए बोलती है, हाँ ट्यूबलाइट, वो तू देखती नहीं कभी कभी बढ़ता है और कभी भूत जाता है, तो क्या वैसे ही जीजाजी की याददाश्त हो गई है। संध्या की यह बातें सुन मीरा गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगती है। एक बात तो तथा दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर संध्या को दिमाग नहीं आने वाला था। संध्या की बातों का जवाब देते हुए मीरा बोलती है, काश तेरा दिमाग भी ट्यूबलाइट होता, कम से कम कुछ पल के लिए तो वो चलता। क्या मतलब? कुछ नहीं, इतना बोल मीरा गुस्से में अपने केबिन का डोर बंद कर केबिन से बाहर चली जाती है, संध्या को अकेले सोचने के लिए छोड़। एपिसोड 149, क्या मना पाएगा सिद्धार्थ ध्रुव को। सिद्धार्थ ने पहले ही प्रेम को आज कविता और विकी को विक्रम से मिलाने के लिए बोला था, इसीलिए अभी सिद्धार्थ ऑफिस में बैठे हुए अपने काम में लगा था। अभी सिद्धार्थ अपने काम कर रहा था कि तभी उसे प्रेम का ये मैसेज आया कि वह उन दोनों के साथ साथ अपनी मां को भी ले जा रहा है, क्योंकि वह भी लास्ट में जिद करने लगी थी। प्रेम की मैसेज पढ़ते हुए सिद्धार्थ कुछ सेकंड सोचने लगता है, ये जानने के बाद कि अभी ठाकुर मेंशन में सिर्फ उसके डैड के अलावा और कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ तुरंत से अपने शीट से उठ बिना मीरा को कुछ बताए उसके ऑफिस से निकल अपने घर चला जाता है। ठाकुर मेंशन में जाते ही बिना कोई देरी किए सिद्धार्थ अपने डैड के कमरे की ओर जाता है, जहां अभी यशवंत ठाकुर बिस्तर पर लेटे हुए थे। अभी उनकी आंख बंद थी। सिद्धार्थ जैसे ही उनके पैरों के सामने खड़े हुए उनके पैर को टच करते हुए डैड बोलता है कि तभी यशवंत ठाकुर की आंखें खुलती है। अपने सामने सिद्धार्थ को खड़े देख यशवंत ठाकुर के आंखों से आंसू गिरने लगता है। वह अपने कांपते हुए होठों से कुछ बोलना चाह रहे थे, पर वह बोल नहीं पा रहे थे। ये देख तुरंत से सिद्धार्थ उनके पास बैठ उनके हाथ पकड़ते हुए बोलता है, डैड मैं आपका सिद्धार्थ हूँ, आप बोलिए आपको क्या बोलना था। यशवंत ठाकुर की ऐसी दशा देख सिद्धार्थ के भी आंखों में आंसू आ जाता है। वही बिस्तर पर लेटे यशवंत ठाकुर कैसे भी करके खुद का हाथ उठा अपने बेटे को छूना चाहते थे, पर अभी कितने सालों से ऐसे रहने की वजह से उनका शरीर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था।
वह न तो बोल रहे थे, न ही अपने शरीर को हिला पा रहे थे, पर उनके आंख के आंसू बिना रुके बहे जा रहा था। भी उनके चेहरे के भाव को देख साफ साफ यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह सिद्धार्थ को देखकर अभी कितने खुश हैं। यशवंत ठाकुर की ऐसी हालत देख सिद्धार्थ अपने डैड के आंखों के आंसू पूछते हुए उनसे बोलता है, मैं यही हूँ, आप चिंता मत करो डैड, मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, फिर मैं आपको एक बहुत बड़ी सरप्राइज दूंगा। इतना बोलने के बाद सिद्धार्थ शांत हो जाता है। वही यशवंत ठाकुर के चेहरे के भाव और विचलित होने लगते हैं। ये देख सिद्धार्थ अपने डैड के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, डैड आप एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं आपको बहुत जल्द आपकी पोती से मिलवाऊंगा। ये डैड आपका पोता आप दादा बन गए हो, उसका नाम धूर है। ये बात अलग है कि और वो मुझे उतना पसंद नहीं करता, पर जिस दिन सब ठीक हो जाएगा उस दिन सबसे पहले मैं उसे आपके पास ही लेके आऊंगा। सिद्धार्थ को पता नहीं चला कब पर अभी वह यशवंत ठाकुर के सीने पर अपना सिर रखे हुए अपने आंखों में आंसू भरे ध्रुव के बारे में बातें किए जा रहा था। अभी सिद्धार्थ जितना बातें अपने डैड के साथ किए जा रहा था अपने बेटे के बारे में, उतना तो उसने अभी तक मीरा और प्रेम के सामने भी नहीं किया था। शायद से सिद्धार्थ के लिए यही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल प्लेस था जहां वह सब कुछ शेयर कर सकता था। दूसरी तरफ अभी जेल में विक्रम से मिलने कविता, विकी और विक्रम की मां तीनों गए थे। विक्रम को ऐसी दशा में देखने के बाद कविता और उसकी मां के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। विक्रम के हाथ पैर पर काफी ज्यादा घाव था, उसके होंठ के कोने से भी खून की एक धारा निकली थी जो अभी सूख चुका था। उसके चेहरे पर भी कुछ घाव थे जो भी काले हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि विक्रम अपना गुनाह स्वयं स्वीकार कर ले, इसलिए पुलिस वाले उसे टॉर्चर कर रहे थे। प्रेम विक्रम को एक बार ऐसी हालत में देखने के बाद ही वहां से वापस अपने कार में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह सच जानता था, पर वह उसका भाई था, वह उसे ऐसा नहीं देख सकता था। वही विक्रम की ऐसी दशा देख जहां एक तरफ उसकी मां और पत्नी के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे, वही कोने में खड़ा विकी अपने डैड की ऐसी हालत देख गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांधे हुए था। विकी साइड में खड़ा था कि तभी उसे विक्रम इशारा करते हुए खुद के पास बुलाता है। उसने अपने बेटे के अंदर के इस नफरत को शायद से महसूस कर लिया था। विकी जाते ही विक्रम के हाथ पकड़ लेता है जो कि विक्रम ने बाहर निकाले हुए थे। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, या फिर तुम अभी भी सिर्फ मस्ती करते हो? डैड ये सब विक्रम के बातों का जवाब न देते हुए विकी उसके हाथ के घाव को देखते हुए रोने लगता है। ये सब नॉर्मल है, तुम इसकी फिक्र मत करो। अब जबकि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ और दादी की देखभाल करो। पर डैड वो अंकल, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुम अभी बस अपनी स्टडी और मोम की देखभाल करनी है, जिनको अभी तुम्हारी जरूरत है। ठाकुर परिवार को विक्रम से मिलने का समय सिर्फ 5 मिनट था, जहां एक वक्त में किरण और विक्रम की मां उसे देख खुद को संभालते ही रह गए। वही विक्रम ने इस समय में अपने बेटे को बहुत कुछ समझाया। ऐसी बहुत सी बातें थी जो विकी भी अपने डैड को बताना चाहता था। उसने हिम्मत करके बता दिया। अंत में सिपाही उन लोगों को मिलने का टाइम खत्म हो गया बोलता है। सिपाही की बात सुन विकी अपने डैड की बात मानते हुए अपनी माँ और दादी को सहारा देते हुए वहां से ले जाने लगता है। गेट से जाने से पहले विकी पीछे मुड़कर देखता है तो अभी उसके डैड के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह उसे अल्लाह दी बेस्ट बोले जा रहे थे। अपने डैड को ऐसे मुस्कुराते देख विकी भी एक बार मुस्कुराने के बाद अपनी माँ और दादी को लेकर बाहर निकल जाता है। सीढ़ियों से उतरते उन लोगों को देख प्रेम तुरंत से अपने भाई को मैसेज कर देता है, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे पहले यह बात बोली थी कि वह यहाँ से निकलने के पहले उसे मैसेज कर दे। सिद्धार्थ अभी अपने डैड के रूम में उनके सीने पर सिर रखे हुए शांति से था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो गया है, पर उसकी आंखें खुली थी। फोन के नोटिफिकेशन बजते हैं। तुरंत से सिद्धार्थ उस मैसेज को पढ़ने के बाद अपने डैड के हाथ पकड़ उनसे बोलता है, अभी मैं जा रहा हूँ डैड, पर बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा, जिसके बाद आप मेरे साथ ही रहेंगे। अपने डैड इतना बोलने के बाद सिद्धार्थ तुरंत से उनके रूम से बाहर निकल वहाँ काम कर रहे स्टाफ को इस बारे में किसी से कुछ न बोलने का बोल वहाँ से चला जाता है। शाम के वक्त अभी ध्रुव अपने घर के लिविंग रूम में बॉल से खेल रहा था। वही सोफे पर बैठी मीरा अभी अपने काम में लगी। आज ध्रुव का मूड थोड़ा ठीक था, शायद से यह मीरा की समझाने की वजह से था। तभी घर का बेल बजता है। बेल की आवाज सुनते ही ध्रुव मीरा की ओर देखते हुए बोलता है, लगता है मासी आई है, आप रुको मैं देखता हूँ। इतना बोलते हुए तुरंत से ध्रुव घर का डोर खोल देता है। अभी दरवाजे पर खड़ा वो आदमी अपना चेहरा गुब्बारों के ढके हुए था। दरवाजा खुलते ही वह आदमी बिना ध्रुव से कुछ बोले घर के अंदर मीरा के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उस आदमी को ऐसा करते देख ध्रुव मीरा से इशारा करते हुए पूछता है कि यह कौन है, पर मीरा उसे कोई जवाब नहीं देती। वह ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे भी इस आदमी की चेहरा देखने के लिए उत्सुकता है।
पर ऐसा नहीं था, मीरा जानती थी कि यह सिद्धार्थ है। ध्रुव अभी उस आदमी को देखने के लिए कोई मेहनत कर पाता कि उससे पहले ही सिद्धार्थ अपने चेहरे के सामने से उन गुब्बारे को हटाते हुए, अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए हुए, थोड़ा चिल्लाते हुए ध्रुव से बोलता है, सरप्राइज। सिद्धार्थ को देखते ही ध्रुव का चेहरा उतर जाता है, वह शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि वही सामने बैठी उसकी माँ अभी मुस्कुराए जा रही थी। ध्रुव अभी इससे आगे कुछ सोच पाता कि तभी सिद्धार्थ उसके पास आ उसे वो गुब्बारों थमाते हुए बोलता है, क्या मेरा बेटा मुझे देखकर खुश नहीं? एपिसोड 150 तुम कहाँ गए थे? सिद्धार्थ को अपने सामने देख ध्रुव के चेहरे का रंग उतर जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जो ध्रुव मुस्कुराते हुए खेल रहा था वह सिद्धार्थ को देखने के बाद शांत हो जाता है। ध्रुव को ऐसे कुछ ना बोलते देख सिद्धार्थ वापस से बोलता है, क्या मेरा बेटा मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं? मीरा सिद्धार्थ के आने से काफी खुश दिख रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर अपने बेटे के इस रवैया को देख मीरा का मुस्कान भी गायब हो गया। मीरा जानती थी कि अभी ध्रुव सिद्धार्थ से नाराज है, इसलिए वो कहीं फिर से सिद्धार्थ को कुछ गलत ना बोल दे, इसलिए मीरा भी सिद्धार्थ के साथ हाथ ध्रुव के हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या ध्रुव हमेशा से नहीं चाहता था अपने डैड के साथ खेलना? मेरा बेटा क्यों नहीं खुश होगा? वह बहुत खुश है ना ध्रुव? ध्रुव अपनी माँ और डैड की ओर देखता है। दोनों को ऐसे उम्मीद से खुद की तरफ देखते देख एक सेकंड के लिए तो ध्रुव को भी उन्हें गले लगा लेने का मन हुआ, पर तुरंत से उसे पिछली कुछ बातें याद आती है, जिसके बारे में सोचते हुए ध्रुव मीरा से अपना हाथ छुड़ा वहां से ऊपर अपने कमरे की ओर भाग जाता है। ध्रुव को ऐसे जाते देख सिद्धार्थ खड़ा हुए उस दरवाजे की ओर देख रहा था जिसे ध्रुव ने अभी बहुत जोर से बंद कर लिया था। सिद्धार्थ को ऐसे उस दरवाजे की ओर देखते देख मीरा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस उसे थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेता है। वो जानता था कहीं ना कहीं इन सब के पीछे उसकी ही गलती है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो जो बीत गया उसे नहीं बदल सकता था। रात के वक्त अभी डाइनिंग टेबल के सामने मीरा ध्रुव को बैठाए हुए खाना खिला रही थी, वही संध्या भी अपने खाना खाने में बिजी थी कि तभी सामने से सिद्धार्थ आता दिखता है। सिद्धार्थ को देखते ही संध्या उसे सबके साथ डिनर करने को बोलती है। दरअसल ऑफिस में सिद्धार्थ ने तो संध्या को काफी कंफ्यूज कर दिया था, इसीलिए इस बारे में संध्या ने प्रेम से पूछताछ की थी, जिसके बारे में उसे सब कुछ पता चल गया था। संध्या की बात सुन पहले तो सिद्धार्थ वहां से जाने लगता है, पर जैसे ही सिद्धार्थ की नज़र अपने बेटे पर पड़ती है, जो अभी आराम से अपना खाना खा रहा था, उसे देखते ही सिद्धार्थ तुरंत से उसके बगल में जाकर बैठ एक प्लेट उठा, उसमें थोड़ा सा खाना रख उसे खाने लगता है। अभी सिद्धार्थ के अपने बगल में बैठने के बाद भी ध्रुव वहां से उठकर भागा नहीं, क्योंकि मीरा ने उसे अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत कुछ समझाया था। इसीलिए ध्रुव ने ये डिसाइड किया था कि वह अपने डैड को कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, वह अपने नॉर्मल जीवन जिएगा। ये बात अलग है कि सिद्धार्थ उसका ये सपना पूरा नहीं होने देने वाला। कुछ और खाने के बाद सिद्धार्थ ध्रुव की ओर देखता है, जो अभी भी मजे से अपना खाना खाए जा रहा था। सिद्धार्थ ने तो उम्मीद किया था कि ध्रुव उसके बैठते ही फिर से कुछ बोलेगा, पर ध्रुव ने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। ये देख सिद्धार्थ मीरा की ओर देखता है, जो उसे सब कुछ ठीक है का इशारा करती है। ये देखते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वही सामने संध्या खाना खा रही थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वो मीरा से बोलती है, मीरा अगर तू ठीक समझे तो मैं ध्रुव को अपने साथ सुला लेती हूँ। संध्या की यह बात सुनते ही मीरा, सिद्धार्थ और ध्रुव तीनों उसके ओर देखने लगते हैं। उनको ऐसे देखते देख संध्या उन्हें समझाते हुए जवाब देती है, अरे मेरा मतलब था एक बेड पर 3 लोग काफी इनकम्फर्टेबल हो जाएगा है ना? संध्या की यह बात सुन तुरंत से ध्रुव अपनी माँ की ओर देखता है। मीरा ध्रुव को ऐसे देख संध्या से थोड़ा गुस्से में बोलती है, ध्रुव मेरे साथ ही सोएगा, तुम ज्यादा मत सोचो। मीरा की बात सुनते ही ध्रुव मुस्कुराते हुए बोलता है, मम्मा मेरा हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अभी मीरा अपने बेटे को कोई जवाब दे पाती, उससे पहले ही वह वहां से उठ अपने कमरे की ओर चला जाता है। ध्रुव का ऐसी हरकत देख मीरा और संध्या दोनों नहीं समझ पाते, पर उसकी यह हरकत देख सिद्धार्थ मुस्कुराने लगता है। वह जानता था उसके बेटे को इतनी जल्दबाजी क्यों है। रात के वक्त जैसे ही सिद्धार्थ उस कमरे में जाता है तो उसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ती है, जो अभी बिस्तर के चारों तरफ अपना हाथ पैर फैलाए हुए सोया था। सिद्धार्थ ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही था, पर ध्रुव के हाथ पैर अभी इतने छोटे छोटे थे कि इतना फैलकर सोने के बाद भी वो सिर्फ एक कोना ही कवर कर पाया था। ये देख सिद्धार्थ उसके पास जा उसे उठाते हुए बैग के बीच में रख देता है और खुद उसके एक साइड सो जाता है। बिस्तर पर लेटा हुआ सिद्धार्थ अचानक से बोलता है, क्या तुम मुझे सच में माफ नहीं कर सकते? सिद्धार्थ की यह बात सुन ध्रुव अपनी आंखें खोल सामने देखता है
तो अभी उसके सामने सिद्धार्थ था। ये देख वो तुरंत से दूसरे साइड मुड़ जाता है। ध्रुव को ऐसे ना बोलता देख सिद्धार्थ अब उससे कोई सवाल ना पूछते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। रात के करीब 11 बजे अभी मीरा के उस कमरे में मीरा, सिद्धार्थ और ध्रुव सोए हुए थे कि तभी सिद्धार्थ के पॉकेट में रखा उसका फोन वाइब्रेट करता है। फोन की वाइब्रेशन से सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है। सिद्धार्थ अपना फोन निकालकर उसमें शो हो रहे कॉलर आईडी को देख चुपचाप से रूम से निकल बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड बात करने के बाद ही सिद्धार्थ कमरे में वापस से आ मीरा और ध्रुव की ओर देखने के बाद उस कमरे से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की बाइक अवंतिका के घर के बाहर रुकती है। सिद्धार्थ जैसे ही बाइक रोकता है कि तभी घर के अंदर से मिस्ट्री दौड़ते हुए आकर उससे सामने खड़ी हो जाती है। डैडी! मिस्टी को ऐसे अपने आंख में आंसू भरे देख अभी सिद्धार्थ कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही मिस्टी रोते हुए उसके पैरों से लग जाती है। मिस्टी को ऐसे रोते देख सिद्धार्थ नीचे झुक तुरंत से उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। मिस्टी अभी काफी रो रही थी। ये देख सिद्धार्थ उसके आंसू पूछते हुए बोलता है, डैडी आ गए, अब भला मिस्टी क्यों हो रही है? मिस्टी तो गुड गर्ल है, अब भला मिस्टी क्यों रोने लगी? यही सब बोलते हुए सिद्धार्थ मिस्टी को चुप कराने लगता है, पर मिस्टी शांत नहीं हो रही थी। ये देख सिद्धार्थ बोलता है, मैंने तो सोचा था कि मैं मिस्टी को ले जाकर आइसक्रीम खिलाऊंगा, पर लगता है मिस्टी नहीं खाना चाहती। तो ठीक है, डैडी जा रहे हैं। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ जैसे ही मिस्टी को अपने गोद से उतारने लगता है कि तभी मिस्टी कस के सिद्धार्थ के गर्दनों में अपना हाथ फंसाते हुए बोलती है, नहीं अब डैडी कहीं नहीं जाएंगे, अब वो मिस्टी के साथ रहेंगे। ठीक है, डैडी आपके साथ है, अब पहले आप रोना बंद करो। सिद्धार्थ की बहुत समझाने के बाद मिस्टी का रोना शांत होता है। घर के बाहर ही मिस्टी को थोड़ा दूर घुमाते हुए सिद्धार्थ उसे सब कुछ पूछता है कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, या फिर अवंतिका ने उसे मारा तो नहीं। जिस पर मिस्टी ने बताया कि अवंतिका ने बोला है कि वह उसे अब स्कूल भेजने ही वाली है और वह उसे मारती नहीं, पर वो उसे कभी भी प्यार से बात नहीं करती। डैडी मामा ने बोला कि आप मेरे डैडी नहीं और मैंने ही अपने सच्ची वाले डैडी को मारा है, क्या ये सच है? मिस्टी की यह बात सुन सिद्धार्थ चौंक जाता है। क्या वह औरत पागल है? वह इतनी छोटी सी बच्ची को इतना सब कुछ कैसे बता सकती है? और वैसे भी भला मिस्टी ने कार्तिक को कैसे मारा? सिद्धार्थ ने भी मिस्टी के असली पिता के बारे में पता करवाया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसे मारने वाली मिस्टी नहीं अवंतिका का भाई था। सिद्धार्थ मिस्टी को मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मिस्टी तो आपके डैडी को जानती है ना, और जब मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ तो आप मुझे मार कैसे सकती हो? कुछ देर मिस्टी को घुमाने के बाद सिद्धार्थ अपने आसपास देखते हुए बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, इतनी रात को तो आइसक्रीम मिलता ही नहीं, तो आप आइसक्रीम कल ही खा सकती हो। डैडी कल मिस्टी को जरूर आइसक्रीम खिलाएंगे, अभी आप जाओ। सिद्धार्थ मिस्टी को गेट से घर के अंदर जाने का इशारा करता है। सिद्धार्थ की बात मान मिस्टी जाने लगती है, पर तुरंत से मिस्टी को कुछ ध्यान आता है, जिसके बाद में वापस सिद्धार्थ के पास आकर बोलती है, डैडी क्या कल भी आप मुझसे मिलने आओगे? सिद्धार्थ ने मिट्टी से बोला था कि वह अभी एक मिशन पर है, इसलिए वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकता, इसलिए मिस्टी उसे बस मिलने के लिए बुला रही थी। मिस्टी की आवाज़ सुन सिद्धार्थ हाँ मैं अपना सर हिला देता है, जिसके बाद मुस्कुराते हुए मिस्टी घर के अंदर चली जाती है। जब तक मिस्टी घर के अंदर नहीं गई थी तब तक सिद्धार्थ वहीं पर था। ये देखने के बाद कि मिस्टी सही से अपने घर के पहुंच चुकी है, सिद्धार्थ वहां से अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है।